अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। गुड मॉर्निंग, मंडे मुबारक। नया वीक सिर्फ हमारे लिए नहीं, बच्चों के लिए भी है। आज ये नया सा हफ्ता, चुके छुट्टियां हो गई हैं खत्म, स्कूल खुल चुके हैं, तो आज थी रौनकें और आज होंगी रौनकें स्कूल में। और खुशी की बात है कि बच्चे खुशी खुशी स्कूल गए हैं। भले ठंड थी लेकिन उन्होंने कहा कि वी वर मिसिंग स्कूल और हम स्कूल जाएंगे, तो भागे भागे बच्चे पहुंचे। और ये प्यारे से बच्चे आपके थे शुएब, सबके बच्चे इतनी खुशी से स्कूल नहीं गए। तो मैं सोच रही थी जब आपने मंडे मुबारक का, मुझे जुम्मा मुबारक वाली फीलिंग आ रही थी, जैसे वीक एंड हो रहा होता है, लेकिन ये वीक का स्टार्ट है, तो हंसता मुस्कुराता है ऐसे ही आपका वीकेंड स्टार्ट होना चाहिए। चाहे आपकी जिंदगी में कुछ भी चल रहा हो, चेहरे पे मुस्कुराहट हमेशा रखें। और शुएब, मैं एक बुक पढ़ी थी, उसका उन्वान था हाउ टू टॉक टू अदर्स। ये एक पूरा सब्जेक्ट है, 92 चैप्टर्स की ये बुक थी। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतनी डिटेल्ड बुक होगी। उसमें 92 वेरियस पोजीशंस पे आपको कम्युनिकेट करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाने चाहिए वो लिखा हुआ था। और सबसे जो मेन बात थी, जो की थी, दैट इज क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? वो ये थी कि अपने चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल रखें। चाहे परेशानी हो, कुछ भी हो, चाहे आप बॉस से बात कर रहे हैं, चाहे कोई बॉस है वो एम्प्लॉय से बात कर रहे हैं, या कोई भी जगह है, आपकी मुस्कुराहट आपकी आधी परेशानियां हल कर देती है। और उसके बाद जो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है आपकी मुस्कुराहट के साथ, वो आपको एक नया हौसला देता है और सामने वाले पे अच्छा इंप्रेशन भी पड़ता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत रिलैक्स होनी चाहिए। और आपका मुस्कुराता देखकर आपके साथ जो लोग होते हैं वो भी बिल आखिर अच्छा फील करते हैं। एग्जैक्टली, एक पॉजिटिव वाइब, एक पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीक, दिस मॉर्निंग विद अ पॉजिटिव वाइब। चलें जी, तो अब प्रोग्राम का जो आगाज हमने किया वो तो बच्चों की बात से किया, लेकिन अब जरा बढ़ते हैं आगे और पाकिस्तान का मुकदमा जो लड़ा जा रहा है उसकी बात करते हैं और जिनेवा आपको लेकर चलते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब आला सतह वफ्द के हमरा इस वक्त जिनेवा में मौजूद हैं और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी उनके हमरा हैं, वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार साहब भी हैं, वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान साहबा भी हैं और वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरीम औरंगज़ेब साहबा भी उनके साथ शामिल हैं इस वफ्द में। और ये बड़ा अहम वफ्द है। जिनेवा में यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के साथ मिलकर पाकिस्तान की जो तामीर नौ है, नहीं हम बात करें सैलाब के बाद जो बहाली होनी है, रिकंस्ट्रक्शन, रिहैबिलिटेशन, उसकी हम बात कर रहे हैं। एक डोनर्स कॉन्फ्रेंस है और इसकी इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरह से पजीराई है कि पाकिस्तान ने मुकदमा लड़ा, तो आज ये बड़ा अहम दिन, इसकी मेजबानी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब करेंगे, को होस्ट करेंगे इसको। बिल्कुल। और शुएब, बहुत से ममालिक, बहुत से इदारे यहाँ पे शिरकत कर रहे हैं। कुछ का मैं नाम ले देती हूँ। ऑस्ट्रिया, अज़रबैजान शिरकत कर रहा है। इसके अलावा बहरीन, बेल्जियम, फिनलैंड मौजूद होगा, चाइना, डेनमार्क, इजिप्ट, और इसके अलावा फ्रांस है, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, बहुत सारे। और इसके अलावा यूएनडीपी, यूनेस्को, WHO भी है। तो इससे पहले कि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स बताऊँ, एक अच्छी सी रिपोर्ट है हमारे पास, बड़ी डिटेल, तो रिपोर्ट देख लेते हैं। मुरझाए चेहरों पर जिंदगी की चमक लाए, जाने से पहले हम ऐसा कर जाए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सरबराही में जिनेवा कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आला सतह वफ्द में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब और वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान शामिल हैं। पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में तामीर नौ और सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली के फ्रेमवर्क को अमली जामा पहनाने के लिए बैनुल अक़वामी ताउन और तवीलुल मुद्दती शराकत दारी की अहमियत पर जोर देगा। कॉन्फ्रेंस में इफ्तिताही इजलास के बाद बाज़ाब्ता तौर पर तामीर नौ और सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली पर गौर किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की जानिब से कुदरती आफत से तबाही के बाद मदद की जरूरत से मुतल्लिक तैयार की जाने वाली दस्तावेज भी पेश की जाएगी। आलमी कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका मेजबानी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस करेंगे। दोस्त मुल्कों के सरबराहान और आला सतह वफूद भी इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। आलमी मालियाती इदारों और तरक्याती शराकत दारों के साथ प्राइवेट सेक्टर और NGOs के नुमाइंदों को भी कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस आलमी कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास की सदारत भी करेंगे। इब्तदाई सेशन से सरबराहान मुमलिकत, वुज़रा और मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदे भी खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग में भी शिरकत करेंगे।
पाकिस्तान मुल्क की तारीख के बदतरीन सैलाब की तबाहकारियों से नबर्द आजमा है। मुल्क को दरपेश मुआशी चैलेंजेस के बावजूद मौजूदा हुकूमत अपने तमाम तर वसाइल और तवानाइयां सैलाब ज़दगान की बहाली और तामीर नौ के लिए फ्राहम कर रही है, लेकिन बड़े पैमाने पर होने वाले नुकसानात का इजाला पाकिस्तान तनहा नहीं कर सकता। पाकिस्तान आलमी कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से मुल्क की तामीर नौ के लिए तबाही के बाद मदद की जरूरत से मुतल्लिक आलमी इदारों की रिपोर्ट के तनाजुर में मदद की अपील करेगा। एक तखमीने के मुताबिक हालिया सैलाब से होने वाला नुकसान 30 अरब डॉलर से तजावुज कर गया है, जो कि पाकिस्तान की मजमूई GDP का 10वां हिस्सा है। मुश्किल की इस घड़ी में सैलाब ज़दगान की दादरसी, उनकी बहाली और तामीर नौ के लिए अक़वाम आलम की एक बार फिर तवज्जो इस अहम मौजू पर मरकूज करवाने के लिए जनीवा कॉन्फ्रेंस अहमियत की हामिल है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जनीवा आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के हवाले से अपने ट्वीट में कहा कि सैलाब मुतासरीन का मुकदमा दुनिया के सामने पेश करने का मौका मिलेगा। उनका कहना था कि कॉन्फ्रेंस में शराकत दारों और दोस्त ममालिक के सामने पाकिस्तान में सैलाब की तबाही के बाद बहाली और तामीर नौ के लिए जामे फ्रेमवर्क प्लान रखेंगे। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे की बहाली, जिंदगी और माश की तामीर नौ और मईशत के लिए फंड्स का इजरा वक्त की जरूरत है। वजीर आजम ने कहा कि दुनिया की तारीख में इंसानियत एक अहम मोड़ पर है। हमारे आज के इक़दामात आने वाली नस्लों के शानदार मुस्तकबिल की तश्कील कर सकते हैं। रिपोर्ट आपने देखी, बड़ी डिटेल रिपोर्ट थी, क्योंकि पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा, 1/3 मुल्क हमारा पानी में डूब गया और 2 मिलियन लोग जो हैं वो मुतासिर हुए, बेघर हुए। अब उनकी बहाली के लिए जो रकम दरकार है वो तकरीबन 8 बिलियन पाकिस्तान करेगा और 8 बिलियन वहाँ से रिकवर होंगे, तो तकरीबन 16 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो अभी दरकार होंगे, जिसके लिए कॉन्फ्रेंस हो रही है। और कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं और को होस्ट कर रहे हैं वो सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के साथ। कुछ आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एक ऐसे शख्स की जो 27 बरस पहले दुनिया से चला गया, लेकिन आज भी उसका काम हमारे दरमियान मौजूद है। आज भी हम याद करते हैं एक ऐसे शख्स को जिसको पंजाबी फिल्मों की कामयाबी की ज़मानत समझा जाता था पाकिस्तान में, और जिस वक्त उनकी डेथ हुई उनके बेशुमार दर्जनों प्रोजेक्ट्स चल रहे थे। अगर गिनने लगे, मेरा ख्याल काउंटलेस फिल्में थी जो उनकी डेथ के टाइम पे अभी उनकी शूटिंग चल रही थी, लेकिन वो शूटिंग जो है वो कंप्लीट ना हो सकी और उनका मर्डर हो गया था, उनको गोलियां मार दी गई थी। सुल्तान राही साहब को बहुत अच्छे अदाकार थे, ज़बरदस्त अदाकारी करते थे और बेशुमार फिल्मों में उन्होंने काम किया। 160 फिल्में जो है वो उर्दू ज़बान में बनाई गई थी और 500 से ज़्यादा पंजाबी फिल्मों में उन्होंने काम किया। और ये वो फिल्में जो कंप्लीट हुई, जो इनकम्प्लीट रह गई वो उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा थी। इसके अलावा अगर मजमूई तौर पे देखें, तकरीबन 804 फिल्मों में सुल्तान राही साहब ने काम किया था और उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी मौजूद है। और 150 से ज़ायद अवार्ड से भी सुल्तान राही साहब को नवाजा जा चुका है। एक रिपोर्ट है हमारे पास, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मौलाना मारे ते मौला नहीं मार सकता पैना। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के नामवर अदाकार सुल्तान मोहम्मद अल मारूफ सुल्तान राही 1938 को भारत में पैदा हुए। फिल्मों में काम करने की लगन उन्हें फिल्म स्टूडियोज में ले जाती, जहां वो आर्ट डायरेक्टरों, हिदायतकारों और कैमरामैनों के साथ इनके काम में मदद देते थे। सुल्तान राही के इसी जुनून और लगन को देखकर मारूफ फिल्म साजो हिदायतकार अशफाक मलिक ने उन्हें 1956 में अपनी फिल्म बागी में एक छोटा सा किरदार दिया और इसके बाद वो बहुत सी फिल्मों में बतौर फाइटर नजर आने लगे। रफ्ता रफ्ता पंजाबी फिल्मों में उन्होंने बतौर विलन अपनी जगह बना ली। मारूफ फिल्म साजो हिदायतकार असलम डार की फिल्म बशीरा में सुल्तान राही को पहली बार हीरो का टाइटल रोल मिला, जिसने उन्हें फिल्मी दुनिया में नई पहचान अता की। नामवर बनने के लिए छोटे से छोटे काम से स्टार्ट लेना चाहिए और उसमें रहना चाहिए। बशीरा के बाद फिर मैंने पिक्चर की वैशी जट, हसन अस्करी साहब ने उसका एक कैरेक्टर बना दिया गंडासे का। सुल्तान राही मास्टर डिग्री रखने वाले तालीम याफ्ता उर्दू घराने से ताल्लुक रखते थे, मगर उन्होंने ज्यादातर पंजाबी फिल्मों में काम किया। कौन है चट्टिया ते किधर चलनी है? ते मुखो ना है, घ्यो बेचनी है ते मौले जट नु वेखन चलनी है। ओ तू मौले नु वेख के की कर रहा है? मुस्तफा कुरैशी के साथ इनकी जोड़ी बड़ी कामयाब रही और दोनों के एक्शन और मकालमे आज भी फिल्म बीनों के दिलों में ताज़ा हैं। जंज नाल बंदे बड़े ठीक ठाक कोने नी नट्टा, रोटी कटनी नहीं चाहिए, एक करी न कर सोया। मेरी पहली फिल्म भी उनके साथ थी और आखिरी उसकी फिल्म भी मेरे साथ थी। वैशी जट से सफर शुरू और सखी बादशाह तक पहुंचा। उन्होंने एक डायरेक्टर से कहा था कि बहुत जल्दी वो वक्त आएगा जब तन सिवाय मेरे कोई नजर नहीं आएगा, और वो वक्त आया। मैंने अपने फन के साथ इतना पैशन
इससे पहले किसी एक्टर में नहीं देखा। फन का ये अजीम सुल्तान 9 जनवरी 1996 को गुजरांवाला के करीब कत्ल कर दिया गया। सुल्तान राही का नाम और काम फिल्मी तारीख और फिल्म बीनों के जहनों में हमेशा जिंदा रहेगा। और एक और रिकॉर्ड जो उन्हीं के नाम है कि जब उनका इंतकाल हुआ तो 54 फिल्में ऐसी थी जो ज़ेरे तकमील थीं। ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो उन्हीं के नाम है। बढ़ते हैं आगे तो हमने उनको याद किया। एक और ख़बर हमारे पास है, वो व्हाट्सएप से जुड़ी है। व्हाट्सएप ज़ाहिर है उसके लिए इंटरनेट रिक्वायर्ड होता है, इंटरनेट ना हो तो व्हाट्सएप नहीं चल रहा होता, लेकिन अब व्हाट्सएप ने एक नया फीचर मुतारिफ कराया और इनकलाबी फीचर कहा जा रहा है प्रॉक्सी सपोर्ट। और इसके बाद इंटरनेट के बगैर भी चलाना व्हाट्सएप को हो जाएगा रादर मुमकिन। व्हाट्सएप की ब्लॉग पोस्ट के मुताबिक इंसानी हुकूक की बहाली और लोगों का एक दूसरे से रब्ता करवाने के लिए व्हाट्सएप प्रॉक्सी सपोर्ट मुतारिफ कराई जा रही है, जिसकी मदद से लोग इवन विदाउट इंटरनेट और ऐप्स पर पाबंदी अगर कहीं पर है उसके बावजूद व्हाट्सएप को आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे। तो लेट्स सी कि कहाँ पर इसको फिर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो था व्हाट्सएप से मुतालिक। अब एक और खबर हमारे पास है सलमा, कि एक शख्स ने इतने डॉलर्स लगा दिए, भला क्यों? अपनी शक्ल चेंज करने के लिए, हुलिया चेंज करने के लिए, फॉक्स बनने के लिए, भेड़िया बनने के लिए। यार इसको तो साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। भेड़िया बड़ा खूंखार जानवर होता है, उस जैसा क्यों दिखना चाहता है ये आदमी? देखे ना, लाखों रुपए उसने लगा दिए, उसको क्योंकि मोहब्बत थी। पंजाबी में एक मुहावरा है, शौक था कोई मुल नहीं। वाकई शौक था कोई मुल नहीं। और ये देखें कि खुसूसी लिबास उन्होंने तैयार करवाया है और 23,000 अमरीकी डॉलर इस पे खर्च हुआ है। बड़ी बात है भाई, मुझे हैरत हो रही है सुन के कितने पैसे किसी और अच्छे काम में लगा देते, लेकिन उनका शौक था, बहरहाल उन्होंने ये किया है। मुझे स्टिल मैं इस बात को हजम नहीं कर पा रही कि वो किसी और खूबसूरत से प्यारे से जानवर जैसे भी देख सकते थे। भेड़िया बहुत खूनखार, बहुत खौफनाक होता है, वो बोलता भी बड़े खौफनाक तरीके से, लोग उससे डरते भी हैं, इंसानों को खा भी सकता है। तो फिर भेड़िए जैसा दिखना ये इटसेल्फ एक बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन इससे पहले जब आप खबर शेयर कर रहे थे ना, यू सेड कि हम विदाउट इंटरनेट व्हाट्सएप भी यूज़ कर सकेंगे। मैं ये सोच रही थी विदाउट हैंड्स क्या हम कोई काम कर सकते हैं, या विदाउट लेग्स या विदाउट फीट क्या हम कोई काम कर सकते हैं? बड़ा मुश्किल होता है ना। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जिनके कोई ना कोई महरूमी, कोई ना कोई डिसेबिलिटी या किसी ना किसी लिहाज से अगर उनके जिस्म का कोई हिस्सा नामुकम्मल है, वो उसको ज़िंदगी के किसी काम में रुकावट नहीं बनने देते। वो व्हील चेयर पर भी हों तो जनाब रेस भी लगा सकते हैं, बहुत सारे और भी काम कर सकते हैं, बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग काम जो शायद हमने भी नहीं सोचे होंगे। वो व्हील चेयर पर क्रिकेट भी खेल सकते हैं, इसके अलावा वो बास्केटबॉल भी खेल सकते हैं, इसके अलावा वो टेनिस भी खेल सकते हैं, बहुत सारे काम वो व्हील चेयर पर बैठे बैठे कर सकते हैं। ये है कौन? बड़ी ख़ास इंसान से मुतालिक एक हमारे रिपोर्टर है पेशावर में जमाल, उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि आखिर ये है कौन। दरियाई कल्पानी के किनारे आबाद मर्दान खैबर पख्तूनख्वा का दूसरा बड़ा शहर है, जो अपनी तारीखी असासों समेत तालीम, अदब, हुनर, मेहनत और कारोबार के साथ साथ खेलों के मैदान में भी किसी से कम नहीं। चाहे वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कामयाब साबिक कप्तान यूनुस खान हो या फ़ख्र पाकिस्तान फ़ख्र जमान, दुनिया भर में मुमलकत खुदादात के सब्ज़ हिलाली परचम को खूब इज्जत बख्शी है। इनके जज्बे और लगन से मुतासिर होकर ही मर्दान के इलाके होती से ताल्लुक़ रखने वाले असद खान, जो कि अपने दोनों टांगों से माजूर है, लेकिन उन्होंने ना अपनी इस माजूरी को अपनी कमज़ोरी बनाया और ना ही अपनी ज़िंदगी से मायूस हुए। पहाड़ के मानिन हौसला रखने वाले असद कई खेलों जैसे क्रिकेट, व्हील चेयर रेस, बैडमिंटन, वॉलीबॉल और तंसाजी के मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं और अब तक 100 से ज़ायद मेडल्स मुख्तलिफ मुकाबलों में अपने नाम कर चुके हैं। इनके हिम्मत और मेहनत देख कर लोग अंगुश्त बदनदान रह जाते हैं। असद खान ने साल 2013 में व्हीलचेयर रेस के मुकाबलों में पहली पोजीशन हासिल की। इसी के साथ 2008, 2009 और 2014 में माजूरों के बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में 3 गोल्ड मेडल्स हासिल किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं नेशनल और इंटरनेशनल चैंपियन हूँ। 15 साल चैंपियन रहा हूँ व्हीलचेयर रेस में, जिसमें 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 3 किलोमीटर और 8 किलोमीटर शामिल है। इसमें मैंने 6 गोल्ड मेडल हासिल किया। असद व्हीलचेयर रेस के साथ साथ दीगर मुकाबलों में अपनी मिसाल आप है, जबकि व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के कप्तान भी रह चुके हैं और पाकिस्तान का नाम बैनुल-अक़वामी सतह पर रोशन कर चुके हैं। पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह मीलगिरी में रिप्रेजेंट किया है, ताजिकिस्तान में, जहाँ पे 12 ममालिक ने उसमें शिरकत किया था। उसमें मेरी 2nd पोजीशन आई थी। मीलगिरी जो एक पावर लिफ्टिंग का एक मुकाबला है और पाकिस्तान को मैंने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया था ताजिकिस्तान में। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें 2nd पोजीशन मैंने एशिया में हासिल किया। अगर हुकूमत वक्त मजीद इन नौजवानों की हौसला अफजाई करे तो बिलाशुबा ये नौजवान मुमलकत खुदादात पाकिस्तान का नाम दूसरे ममालिक में मजीद रोशन कर सकते हैं। मोहम्मद जमाल खान, PTV न्यूज़, मर्दान।
ये रिपोर्ट आपको दिखाई, हम कोशिश करेंगे कभी इनको स्टूडियो में बुलाएं भी या इनसे वीडियो लिंक के थ्रू बात भी करें, इनकी कहानी थोड़ी और हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, बिकॉज ये जो शख्सियात होती हैं, ये पर्सनालिटीज़ होती हैं, बड़ी मोटिवेशनल होती हैं, इनकी बात में बड़ा असर होता है, इनकी जो अपनी कहानी होती है, जो इन्होंने दुख दर्द झेले होते हैं, जो इन्होंने बेयर किया होता है, जिस तरह ये कूप अप करते हैं, जिस तरह ये आगे बढ़ते हैं, जिस तरह ये हिम्मत और हौसले का इस्तारा बनते हैं, इस तरह सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो विल ट्राई टू हैव हिम समडे इंशाल्लाह। अभी बढ़ते हैं आगे और आपको लेकर चलते हैं कराची, और कराची ले जाने का मकसद ये है कि वहाँ पर आर्ट्स काउंसिल में तिलिस्म थिएटर और रक्स फेस्टिवल का हुआ है आगाज़। ये रंगारंग फेस्टिवल है जनाब, और शहरों की बड़ी तादाद उस रक्स को एंजॉय करने के लिए वहाँ पर पहुँची भी है। तीदा ज़ेब मलबूसात सेट और रोशनियों के साथ बेहतरीन रक्स, ये ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन और इसमें मौसीकी का तड़का फेस्टिवल की रौनकों को दोबाला कर रहा है। तो ये हसन नासिर ने रिपोर्ट तैयार की है, आप मिलकर देखते हैं। मौसीकी, रक्स और खाकों पर मबनी तिलिस्म फेस्टिवल अपनी तमाम तवानाइयों के साथ जारी है। फेस्टिवल में पेश किए जाने वाले बहुत से ड्रामे पाकिस्तान में थिएटर और रक्स की तारीख में नुमायां रहे हैं। फेस्टिवल में लाइट इन द विलेज के उर्दू विजन की पेशकश भी शामिल है, जो असल में स्कॉटिश ड्रामा निगार जोकिल फोर्ड ने लिखा है, जो कि बरतानिया से फेस्टिवल में शिरकत के लिए खुसूसी तौर पर पाकिस्तान आए हैं। इसके अलावा तिलिस्म फेस्टिवल की खास बात नई प्रोडक्शन इंदर सभा का प्रीमियर शामिल है। ये शानदार मलबूसात, सेट और रोशनियों के साथ बेहतरीन रक्स और मौसीकी का इश्तराक है। फेस्टिवल में मज़ाहिया ड्रामा बहरूपिया, तारीखी खेल जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या, सूफी शायर, रक्कास, संत भगत कंवर राम की कहानी भी शामिल है। शुरका ने तिलिस्म फेस्टिवल को शहर कायद की रोशनियों और रंगीनियों में ताज़ा हवा का झोंका करार दिया है। समाजी मसाइल जो है उनको उजागर किया जाता है, तो ये बहुत बड़ी काविश है। इस तरह के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम होने चाहिए, और शीमा जी तो करती रहती हैं। आर्ट्स काउंसिल में ये अच्छा है कि ये फ्री फॉर ऑल होता है। कल्चरल एक्टिविटी के हवाले से और ख़वातीन को प्रमोट करने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। बहुत मज़ा आया, और शीमा किरमानी के प्रोग्राम इस तरह बहुत एनलाइटनिंग होते हैं। प्रोग्राम बहुत अच्छा था, डांस के फ़रोग के लिए प्रोग्राम बहुत अच्छा था, और हर चीज़ अच्छी थी। फेस्टिवल के पहले रोज मारूफ क्लासिकल डांसर शीमा किरमानी ने खूबसूरत क्लासिकी रक्स पेश करके हाज़रीन महफिल से दाद वसूल की। तिलिस्म थिएटर और डांस फेस्टिवल में शहरियों का दाखिला बगैर किसी टिकट के रखा गया है, जबकि 22 जनवरी को फेस्टिवल के आखिरी रोज मोहनजोदड़ो की दरियाफ्त के 100 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी तौर पर रक्स पर मबनी ड्रामा मोहनजोदड़ो भी पेश किया जाएगा। खूबसूरत सी रिपोर्ट आपने देखी, बड़ी ज़बरदस्त हैपनिंग्स हो रही हैं कराची में, लेकिन जनाब एक ऐसी भी चीज़ है जो सिर्फ कराची में नहीं हो रही, जो सब जगह पे हो रही है, वो है जनाब फ़िश खाना, वो भी सर्दी में। सर्दी को भगाने के लिए बड़ी अच्छी रहती है, और लोग ज़्यादातर ये सोच के खाते हैं कि अगर फ़िश खाएंगे तो सर्दी कम लगेगी। ऐसा नहीं होता, सर्दी जो लगनी है वो लगती है, लेकिन सर्दियों में ज़्यादा फ़िश खाई जाती है, बड़ी मसालेदार तरह तरह के तरीक़ों से बनती है। लेकिन इस्लामाबाद रावलपिंडी में जो शहरी रहते हैं वो फ़िश कैसे खाते हैं, किन मसालों वाली फ़िश खाते हैं, इस पे मोहम्मद उस्मान ने एक रिपोर्ट तैयार की, आपको दिखाते हैं। मछली हमेशा से इंसान की मरगूब ग़िज़ा रही है। गुलफाम, सिल्वर, कालाराव, साइमन और मुश्का समेत कई किस्म की मछलियाँ इस्लामाबाद और रावलपिंडी की फूड स्ट्रीट में दस्तयाब हैं। शहरी अपनी पसंद की मछली खरीद कर खूब लुत्फानंदोज होते हैं। ये फिंगर फिश है, ये बच्चे माशाल्लाह शौक से खाते हैं, ठीक है, क्योंकि बोनलेस होती है। मुश्का है, ये समुद्र की है, इसमें कांटे भी ज़रा कम होते हैं, तो लोग ये बहुत शौक से खाते हैं। सर्दी में ये खाने का अपना मज़ा आता है, ग़िज़ाइयत से भरपूर है, बड़ा अच्छा टेस्ट होता है। लोग अपना जिस्म गर्म रखने के लिए लोग फिश ज़्यादा पसंद करते हैं। सोल फिश हमें पसंद है, वैसे हम रहू भी खाते हैं, ठीक है, लेकिन हम थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाए, टेस्ट चेंज के लिए ना। आवाम सर्दी के मौसम का मजा दोबारा करने के लिए जुड़वा शहरों में मौजूद मछली के फूड पॉइंट्स का रुख करते हैं, जहां वो तली हुई मछली जी भरकर खाते हैं। सर्दियों में स्पेशल हम लेते हैं इनसे रहू, आज खाइए सोल। वैसे तो ये पूरा साल भी खाएं तो कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन यहाँ एक रिवाज बना हुआ है कि सर्दियों में लोग ज़्यादा खाते हैं। रॉ फिश ये कि है बड़ी टेस्टी मछली, दूसरा कि यहाँ पे ओपन में बैठ के खाते हैं, ठंड में मछली खाने का जो है ना वो मज़ा ज़्यादा आता है। माहिरीन के मुताबिक मछली इंसानी सेहत के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है, जो मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करती है। चलें जी, रिपोर्ट आपको दिखाई। अब एक और ख़बर हमारे पास, और वो है जनाब गिलगित बल्तिस्तान से। गिलगित बल्तिस्तान इसका डिस्ट्रिक्ट गांशे, वैसे भी यहाँ पर इस वक्त शदीद सर्दी है, -15 यहाँ पर टेम्परेचर है, पारा इस कदर गिर चुका है वहाँ पर, यूँ तो मामलात ज़िंदगी मुतासर होते हैं, लेकिन
चूँकि ज़ाहिर है वहाँ पे रहन सहन कुछ ऐसा, वहाँ का माहौल ऐसा, वहाँ का मौसम ऐसा, उसके हिसाब से ही सारी प्लानिंग्स होती हैं। तो विंटर फेस्टिवल की जब हम बात करते हैं तो 3 रोज़ा शैविक विंटर फेस्टिवल ये वहाँ पर हुआ है जनाब, और सरमाई सयाहत और इलाके में सेहतमंद जो सरगर्मियाँ इसको फ़रोग देते हैं ऐसे इवेंट्स। हमारे पास मोहम्मद अली आलम की रिपोर्ट है गांचे से, वो देखते हैं। सियाचिन के दामन में वाक़े ज़िले गांचे में 3 रोज़ा शौक विंटर फेस्टिवल का आगाज़ हो गया है। ज़िले इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा इस फेस्टिवल में आइस हॉकी, वॉलीबॉल, शॉट पुट, बसरा और कदीम रिवायती खेल टेकू पोलो के मुकाबले हो रहे हैं। इसके अलावा देसी खानों और इलाकाई मलबूसात का भी स्टॉल सजाए गए हैं। मैं कराची से आया हूँ, तो हमें यहाँ के इस इवेंट का पता चला, हम यहाँ पे भी आए, देखा, बहुत मज़ा आया। यूँ आइस स्केटिंग करने आई हूँ और यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। जो यहाँ के विंटर टूरिज्म है उसको बहुत फ़रोग हासिल होगा। गांचे की तारीख में पहली बार सजने वाले इस फेस्टिवल में मेफंग, आतिशबाजी और इलाकाई महफिल मौसीकी का भी एहतमाम किया गया है। शदीद सर्दी के बावजूद मुकामी लोगों के साथ साथ मुल्की व गैर मुल्की सयाह भी इस फेस्टिवल से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। होए 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 होए, मुझे देख के सर्दी लग रही थी। पता नहीं जो लोग वहाँ पे उनको सर्दी लग रही है नहीं, आग जला के लोग वहाँ पे घूम फिर रहे हैं। तो आई कैन इमेजिन कि वहाँ पे इस वक्त टेम्परेचर माइनस के करीब करीब तो होगा ज़रूर, माइनस भी हो सकता है, वैसे मैंने टेम्परेचर चेक नहीं किया। एनीवेज टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है और टेक्नोलॉजी ये कहती है जनाब कि आइंदा 50,000 साल के बाद एक ऐसा टाइम भी आएगा जब हमें दूरबीन या खुर्दबीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दुमदार सितारे को देखने के लिए, वो हम नेकेड आई से भी देख सकेंगे। ये दुमदार सितारा आइंदा चंद हफ्तों में ज़मीन और चांद के करीब से बड़ी सरहद के साथ गुजरेगा। माहिरीन फल्कियात ने कहा है कि ऐसा 50,000 साल में सिर्फ एक बार होता है और इस दुमदार सितारे को गुज़श्ता साल मार्च में जो है वो जुपिटर के करीब से गुजरते हुए निशानदही की गई थी इसकी। और हमारे निज़ाम शमसी की बर्फानी पहुंच से गुजरने के बाद ये 12 जनवरी को सूरज के करीब होगा, 1 फरवरी को कुरए अर्ज़ के करीब तरीन से गुजरेगा। और ये दूरबीन जो है इसके अलावा इंसानी आंख से भी अच्छी तरह देखा जा सकेगा, बशर्ते के आसमान ज़मीन से मुनक्किस और चांद की रोशनी से रोशन ना हो। यानी ये अभी हो रहा है, फिर आइंदा होगा ये 50,000 साल के बाद। 50,000 सालों में एक दफ़ा होता है जब आप इसको खुर्दबीन या दूरबीन के बगैर देख सकते हैं। तो इंतज़ार करें, अभी देखें, फिर 50,000 साल के बाद देखें। बिल्कुल ठीक है। चलें, तो आपने सितारों की बात की, मैं आपको ज़मीन बल्कि ज़मीन में समंदर में लेकर चलता हूँ। और समंदर से खबर मेरे पास ये है कि वसीम अकरम साहब इस वक्त छुट्टियों पर हैं और वो हैं जनाब मालदीव्स में। और वहाँ पर हुआ यही कि वो आराम से स्कूबा करने की गर्ज से गए होंगे और एक शार्क से सामने, तो शनीरा ने लिखा व्हेन शार्क एनकाउंटर्स अनदर शार्क। तो बड़ा प्यारा ये मंजर है जनाब, आपको दिखा रहे हैं, ज़रा फुल स्क्रीन दिखाते भी हैं आपको कि वसीम अकरम साहब को शायद ना झटका ज़रूर लगा होगा एक लम्हे के लिए कि हैं ये शार्क सामने आ गया। शार्क ने भी कुछ नहीं कहा ना, उसने कहा ठीक है अपने ही भाई हैं, कोई मसला नहीं है, चिल सीन है। तो वो अपना एंजॉय कर रही है, शार्क वसीम अकरम जो है वो अपना एंजॉय कर रहे हैं। और शनीरा ने ये वीडियो जो है वो कैप्चर की और वो शेयर की। तो वी थॉट कि ये ज़रा शेयर करते हैं आपसे कि वैसे एक दफ़ा ना डर जाता है इंसान शार्क का नाम सुन के, लेकिन वो आराम से देख रहे हैं ना, एंजॉय करें कलरफुल जो फिश वहाँ पर मौजूद हैं उनके साथ। और अगर मैं होती ना वहाँ पे समंदर में तो मैं ये सोचूं कि एम्बुलेंस पहुँच चुकी होती वहाँ पे अगर मेरे सामने शार्क आ जाती तो। नहीं देखें, डर निकालना पड़ता है, डर के आगे जीत है। लेकिन अगर डर के बाद बंदा जिंदा रहे तब जीत है ना, अगर बंदा बचे ही ना डर के बाद फिर तो समझे आप गए काम से। ये वैलिड पॉइंट है। चलिए अब हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ने, तो ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम आज बात करेंगे मोबाइल फ़ोन्स की, कैसे मोबाइल फ़ोन आपको एडिक्टेड बनाते हैं, कैसे एक फ़ोन को एडिक्शन की कहा जाता है, क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, और बच्चे ज़्यादा मुतासर होते हैं कि बच्चों के अम्मा अब्बा। इस सब पर करेंगे बात ब्रेक के बाद।
जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं सेल फोन एडिक्शन की। हमें लगता है कि हमें एडिक्शन नहीं है, लेकिन क्या होता है कि हम फ़ोन अपना बाथरूम में भी साथ लेके जा रहे होते हैं, उसको स्क्रॉल करते करते सो भी रहे होते हैं। छोटे बच्चे भी इवन आंखें खुलती हैं उनकी तो कहते हैं हमें मोबाइल चाहिए, उन्होंने कार्टून्स देखने होते हैं। तो ये मोबाइल फ़ोन की एडिक्शन बेसिकली होती कैसे है? कुछ लोग हैं जो टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट नहीं है बहुत ज़्यादा, वो एक ख़ास तबका है जो शायद कम तालीमी याफ्ता होते हैं, वो किसी ना किसी लिहाज से टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते, वो तो इस एडिक्शन से बच जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा नशा है जो इस पढ़े लिखे तबके को अगर लत लग जाए, और वो लोग जो टेक्नोलॉजी हॉस्टाइल नहीं होते बहुत से लोगों की तरह, जो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड होते हैं और बहुत ज़्यादा इन टच रहते हैं टेक्नोलॉजी के साथ, जिनको पता होता है नई नई ऐप्स आ रही हैं, फिर सोशल मीडिया ऐप पे वो कनेक्टेड होते हैं दूसरे लोगों के साथ, उनके लिए ये एडिक्शन जहर साबित होती है। इसके नुकसानात क्या होते हैं, एडिक्शन होती कैसे है, और फिर अगर आप एडिक्टेड हैं तो छुटकारा कैसे पाएं, इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं क्लिनिकल माहिर नफ्सियात आदिल अली साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मैम, थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर, ज्वाइन किया आपने। सर सबसे पहले जानना ही चाहेंगे कि क्या ये कैसे मालूम होता है किसी को कि वो एडिक्टेड है मोबाइल फ़ोन का? देखें, जिस तरह से सिगरेट का कोई बंदा एडिक्ट होता है, राइट, एक आम मिसाल है कि शख्स को सिगरेट चाहिए, तो जब तक उसको सिगरेट मिलती नहीं है वो सेटिस्फाई फील नहीं करता, वो रिलैक्स नहीं होता। आपने अक्सर देखा होगा स्मोकर्स खाने के बाद भाग रहे होते हैं कि राइट दे नीड अ सिगरेट, अफ्तारी के फ़ौरन बाद भाग रहे होते हैं कि जी वी नीड अ सिगरेट एज सून एज पॉसिबल। सो एग्जैक्टली वही चीज़ है, जब तक आपको स्मार्टफोन, अब इफ़ यू आर अवे फ्रॉम योर स्मार्टफोन, आप अपने स्मार्टफोन से दूर हैं तो आप बेचैनी महसूस करते हैं, आप बिल्कुल घबराहट महसूस करते हैं, आप डिसकनेक्टेड महसूस करते हैं दुनिया से, कि पता नहीं यू आर मिसिंग आउट ऑन सो मच जो दुनिया में हो रहा है, शायद आप उससे डिसकनेक्ट हो रहे हैं। लेकिन आदिल साहब ये तो मेजॉरिटी करती है, 80% लोग डिसकनेक्टेड भी फील करते हैं, उनके दिल को कुछ होने लग जाता है मोबाइल ना हो, तो क्या वो 80% लोग एडिक्ट होते हैं फ़ोन के लिए? यस, ये बिल्कुल उसी तरह से कैफेन एडिक्शन है, राइट, हम में से मेजॉरिटी चाय के एडिक्ट है, राइट। सो एडिक्शन इज़ दैट कॉमन। लेकिन ये है कि स्मार्टफोन्स जो कि हमारी ज़िंदगी का एक बड़ा अहम हिस्सा बन चुके हैं, बिकॉज इसके फ़वाइद भी बेशुमार हैं, इससे इंफॉर्मेशन हमें बहुत आसानी से मिल जाती है, हम कनेक्टेड महसूस करते हैं, लेकिन इसी वजह से इसी का एक साइड इफ़ेक्ट है कि हम उससे एडिक्ट होते जा रहे हैं, बिकॉज हमने बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस अपनी उसके ऊपर कर ली है। अच्छा, क्या ऐसा होता है कि जिस तरह आपने कैफीन की बात की, आपने नशे की बात की, कि सिगरेट हो या कोई और किसी भी किस्म का नशा हो, वो नशा इस्तेमाल करने वाले जो हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं वो नशा करते हुए, क्या मोबाइल फ़ोन यूज़र भी वही हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, एग्जैक्टली वही फीलिंग है, जो पूरा का पूरा सिस्टम है एडिक्शन का, वो तो सेम ही होता है। बंदे के अंदर जो हार्मोनल जो चेंजेस आते हैं वो बंदा बड़ा एलिवेटेड महसूस करता है, अच्छा महसूस करता है। अच्छा। और विद द पैसेज ऑफ टाइम क्रेविंग सेटिस्फाई ज़्यादा यूज से होती है, पहले 1 सिगरेट फिर 2 सिगरेट, इसी तरह से पहले 1 आवर ऑफ स्क्रीन टाइम, फिर 2 आवर्स, फिर 3 आवर्स, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम इट कीप्स ऑन गोइंग, कि फिर देयर कम्स अ पॉइंट कि बंदा 24 घंटे मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहा होता है। अगर टेक्नोलॉजी के फ़ायदों को और ये जो नुकसान है एडिक्शन वाला, इसको कंपेयर किया जाए तो नुकसानात ज़्यादा है या फ़ायदा ज़्यादा है? इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन एक्चुअली, क्योंकि देखा जाए तो बच्चों के हवाले से बहुत सारी ऐप्स हैं जिसमें बच्चे सीख सकते हैं, बड़ों के हवाले से भी एकेडमिक बड़े अच्छे पर्पज़ इसके इस्तेमाल हैं, आप इधर बैठ के दूसरे ममालिक के अंदर पढ़ सकते हैं, आपके मतलब तालीम के बड़े अच्छे मौके हैं, तो सब कुछ टेक्नोलॉजी की वजह से आ रहा है, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपने इसको बाउंड्री को सेट नहीं की, कितना आपने इसको इस्तेमाल करना है, देन इट बिकम्स एन एडिक्शन। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ हार्मफुल, ठीक है। तो अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इस्तेमाल किया तो भले पॉजिटिव वे में किया, बिल्कुल ऑब्वियसली इफ़ यू आर यूजिंग इट ऑल डे, सारा दिन आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जाहिर है फिर उसका आपका स्क्रीन टाइम की वजह से आपकी आई साइट का भी इश्यूज़ बनेंगे, और मेंटल हेल्थ वाइज बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज आना शुरू हो जाएंगे जो यू विल लर्न विद द टाइम। अभी हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एक सेहतमंद इंसान को दिन में कितनी देर स्मार्टफोन यूज़ करना चाहिए? इट अगेन डिपेंड्स, 1 से 2 घंटे मेरे ख्याल है बहुत ज़्यादा है ये एक आम आदमी के लिए। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो व्हाट्सएप चेक करने में गुजर जाते हैं 1 से 2 घंटे। एग्जैक्टली, वो भी आप लोग डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट्सएप अब ऑफलाइन भी मिल जाएगा, तो मैं सोच रहा था कि दिस इज़ व्हाट कंपनीज डू, वो आपको ऐसे ऐसे प्रमोशंस देते हैं और ऐसे ऑफर्स देती हैं कि आप रजिस्ट ही नहीं कर पाते हो कि अच्छा जी का इंटरनेट नहीं भी है तब भी व्हाट्सएप चल रहा होगा, राइट। सो तब भी आप तो यू बी बाउंड कि आप इसको बार बार चेक करो कि कोई मैसेज तो नहीं आया हुआ, ठीक है। अच्छा, क्या ये एडिक्शन मोबाइल फ़ोन की होती है या ये एडिक्शन किसी स्पेसिफिक ऐप की होती है? फॉर एग्जांपल अगर मैं कहीं सफ़र करूं और एयरप्लेन मोड पे है, मैं फ़ोन यूज़ नहीं करूंगा, मैं फ़ोन रख दूंगा बिकॉज मुझे पता है नेट नहीं चल रहा, तो एडिक्शन किसकी हुई? फ़ोन की हुई, स्क्रीन की हुई, इंटरनेट की हुई, या व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर या फेसबुक की हुई?
सो दोनों किस्म के एडिक्शंस हैं। सो एक एडिक्शन ये है कि यू क्रेव के सबसे लेटेस्ट स्मार्टफोन आपके पास हो, आईफोन का लेटेस्ट मॉडल आता है तो लाइन लग जाती है, राइट? सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक नया मॉडल आने पे वो शख्स को क्रेविंग हो रही है कि मुझे नया फोन चाहिए, तो वो शख्स इसका मतलब दिमागी तौर पर ठीक नहीं है। नहीं, दिमागी तौर पर ठीक होगा, अच्छा। लेकिन ये टू मच एडिक्टेड, टू मच पैशनेट के लेटेस्ट जो हो फोन। सो दिस इज नॉट नाइस, दिस इज नॉट ऑब्वियसली नॉट नाइस कि आप उसके ऊपर आप लग जाएं। एंड दिस इज मोबाइल फोन पाकिस्तान में अफोर्ड करना कोई आसान काम भी नहीं रहा, ठीक है? एप्पल का लेटेस्ट मॉडल जो है, यू चेक आउट द प्राइसेस, 3.5 लाख 3.5 लाख रुपए, ठीक है? नहीं, वो नया वाला तो 5 लाख का है। मैं उस गेम में से बाहर हूं सर। एग्जैक्टली, सी जो लोग समझदार होते हैं वो उस गेम से बाहर निकल आते हैं। नहीं, मैंने खरीदा नहीं है, बट आई हैव एन आइडिया कि कितनी प्राइस। सो एक क्रेविंग ये है कि आपको लेटेस्ट मॉडल ऑफ स्मार्टफोन चाहिए। सेकंड ये है कि स्नैपचैट की स्ट्रीक ना टूट जाए, राइट? ये अगेन ये ऐप्स यूज करती हैं साइकोलॉजी को। उनको पता है कि अगर हमने इनको रोजाना किसी तरह से अपनी ऐप पे वापस लाना है तो वी नीड टू हैव सम इंसेंटिव फॉर देम कि वाओ हमारी स्ट्रीक अब 500 पे पहुंच गई। एंड दे आर वेरी स्मार्ट। आपने गूगल पे कुछ सर्च किया, आपने फेसबुक खोला, इंस्टा खोला, उसके ऐड आने शुरू हो जाते हैं। दे नो कि आप इस पे टाइम स्पेंड करेंगे, आप इस पे टाइम स्पेंड करेंगे बिकॉज आपने उसको सर्च किया हुआ है। दिस इज समथिंग यू लाइक। ये साइकोलॉजी के वो टूल्स यूज करते हैं, साइकोलॉजी के टेक्निक्स यूज करते हैं ह्यूमन माइंड को मैनिपुलेट करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज करने के लिए। और हो ये रहा है, इसका डाउनफॉल ये है कि हमारी जो स्पेशली यंग जनरेशन है वो बिल्कुल इसके अंदर एडिक्टिव होती जा रही है। बिकॉज वो देखते हैं कि वो सर्च कर रहे थे किसी मूवी के बारे में और साथ ही फेसबुक खोली, उसके ऊपर ऐड आ गया कि टिकट सस्ती हैं, उसके ऊपर सेल लगी हुई, राइट? तो वो कंपल्सिवली दे स्टार्ट बाइंग। वो करते करते मतलब यू एंड अप स्पेंडिंग सो मच टाइम ऑन द फोन कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका इतना ज़्यादा वक्त उस पर गुजर गया है। उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं बहुत सारे। उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपकी फैमिली से शुरू होते हैं। सबसे पहले आपकी फैमिली सफ़र करना शुरू कर देगी बिकॉज आपको एहसास ही नहीं हो रहा कि कितना ज़्यादा वक्त आपका फ़ोन ले रहा है, राइट? आपकी फैमिली, आपके रिलेशनशिप्स, और इसके ऊपर जो चैटिंग करना है वो बहुत मुख्तलिफ है दो लोगों का आपस में आमने सामने बैठ कर बात करने से, ठीक है? जो आमने सामने जब आप बैठ के बात करते हैं, देयर इज़ आई कॉन्टैक्ट, आप उसको देखते हैं, फिर आप उसकी बॉडी मूवमेंट्स को देखते हैं, ठीक है जी, कि किस तरह से बंदा, उससे आप वार्मथ फीलिंग आती है, ठीक है? और वो जो एक ओवरऑल कम्युनिकेशन का जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है वो यहाँ से कभी भी नहीं मिल सकती, ठीक है? दिस इज़ ओनली अ वे कि आप उसको टेम्परेली यूज़ करें उस अपने जो डेली एक्सपीरियंस को मजीद इन्हांस करने के लिए। लेकिन अब हो ये रहा है कि हम इससे करते जा रहे हैं। इसमें एक और हर्डल क्या आती है कि वो जो जनरेशन गैप्स और जो कम्युनिकेशन गैप्स हम लोग फिल करने की कोशिश करते थे, पहले तो हम दोस्तों से, रिश्तेदारों से बात करते थे, अब वो बातचीत कहीं पीछे रह गई। अब 5 लोग कमरे में बैठे हुए अपना अपना फोन यूज कर रहे हैं, आपस में भी कम्युनिकेट नहीं कर रहे और दूर बैठे किसी रिश्तेदार से भी नहीं कर रहे। वो क्या कर रहे हैं? वो इंस्टा पे अपनी पिक्चर्स लगा रहे हैं, वो कोई वीडियो देख रहे हैं किसी मोटिवेशनल स्पीकर की, वो किसी ना किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। तो अल्टीमेटली जो आपके रिलेशंस में डिस्टेंस थे वो बढ़ गए। एग्जैक्टली, यही तो प्रॉब्लम है कि आपके जो अल्टीमेटली जो लोग आपके नज़दीक बैठे हैं आप उनसे दूर हो रहे हैं, और जो लोग शायद एग्जिस्ट भी नहीं करते, जो फेक आईडीज़ हैं, आप उनसे चैटिंग कर रहे हैं, राइट? वो फेक प्रोफाइल्स। तो ये बहुत बड़ा बिग डिलेमा है कि वो आप ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर जा रहे हैं जहाँ पे चैट रूम्स बने हुए हैं, आप वहाँ पे डिस्कशंस कर रहे हैं लोगों के साथ, यू डोंट नो, एनोनिमस लोग हैं, ठीक है? आप उनसे बातचीत कर रहे हैं। फिर उसके अलावा शायद सॉरी टू इंटरप्ट यू, शायद इसकी एक बड़ी वजह ये है कि हम अपने इर्द गिर्द के लोगों से, उन रिश्तों से उकता जाते हैं, हम कोई राह फरार ढूंढते हैं कि इस जहनी दबाव से कुछ छुटकारा मिले। यस, ठीक है ना? कई दफ़ा ऐसे होता है कि कई लोगों को अटेंशन चाहिए होती है। अब वो अटेंशन जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं अगर वो नहीं प्रोवाइड कर पा रहे या उनको समझ इस बात की नहीं आ रही कि ये बच्चा जो है वो उसको क्या चाहिए या ये बड़ा जो है इसकी क्या नीड्स हैं, ठीक है? तो वो फिर जब समझ ही नहीं उसके इर्द गिर्द वाले लोग पा रहे होते तो फिर दे टेंड टू फाइंड समवन ऑनलाइन को मिल जाए जो शायद उनकी बातचीत सुन ले, जो उनसे पूछे हाँ भाई खाना खा लिया कि नहीं खाया, राइट? ठीक है? तो ऐसे मेरे बेबी ने खाना खाया। एग्जैक्टली, ठीक है? तो वो फिर चीज़ें आपको इंटरनेट वो लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये बेसिकली दिस इज समथिंग, ये कॉल फॉर हेल्प है, हम इसको कहते हैं कि अगर एक शख्स ऐसा कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि यार वो गलत कर रहा है, वो बेसिकली दे नीड अटेंशन, उसको घर से अटेंशन मिलनी चाहिए, ठीक है? तो वो उस चीज़ को हम थोड़ा सा देखते हैं कि अच्छा ये कर क्यों रहा है। अच्छा, ये तो सर बड़ों की बात हो रही है ना। अगर हम बच्चों को देखें, बच्चों को भी तो एडिक्शन हो रही है मोबाइल फ़ोन की। ज़रा बच्चों को जो एडिक्शन हो रही है वो ज़रा किसी से बात तो नहीं करे, वो तो कार्टून्स देख रहे हैं या वीडियोस देख रहे हैं, उसमें भी हम देखते हैं कि वो जो कंटेंट है जो कि इतना स्ट्रीमलाइन नहीं होता और बच्चा कुछ भी देखना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से उस फिर अजीब से मनफी रुझानात की तरफ हो जाता है। अब तो ऐसी एप्लीकेशंस भी आ गई हैं कि बच्चा उस एप्लीकेशन में रहता है और जो रोबोट्स बात कर रहे होते हैं और बच्चा उनसे कम्युनिकेट कर रहा होता है, वो फिर बच्चा
आई डोंट नो से वन वे कम्युनिकेशन कहेंगे या नहीं कहेंगे, बहरहाल ज़ाहिर है वहाँ पे कोई जीता जागता शख्स तो बहरहाल नहीं है। वो फीडेड अच्छे आंसर्स होते हैं और बाद में बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें रियल लाइफ में भी ऐसे आंसर्स मिलेंगे। कितना नुकसान बच्चों का इस तरह के एप्लीकेशंस यूज़ करने से होता है? बच्चों का बहुत नुकसान है। देखें कुछ भी, कोई भी चीज़, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी इस तरह का टूल जो है वो रियल जो पेरेंट्स के साथ उसका इंटरेक्शन उसको रिप्लेस कभी भी नहीं कर सकता। ठीक है कि उसके जो रिश्तेदार हैं, उसके जो बड़े हैं, उससे जो वो इंटरेक्शन करके सीखेगा, वो कोई भी चीज़ टेक्नोलॉजी कभी भी उसको रिप्लेस नहीं कर सकती। ठीक है, तो अगर बच्चे का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है तो पेरेंट्स शुड मॉनिटर। अब तो ऐप्स हैं कि आप उसको देख सकते हैं कि बच्चे का स्क्रीन टाइम कितना जा रहा है, इट शुड बी मॉनिटर्ड। और मतलब छोटी स्क्रीन देने से मेरे ख्याल है ज़्यादा नुकसान है। सपोज टू आप उसको टीवी पे लगा दें कार्टून्स, राइट? अब तो स्मार्ट टीवीज़ आ रहे हैं, आप उसके ऊपर उसको लगा दें, उसमें भी थोड़ा सा एहतियात करें। मेरे ख्याल है डाउनलोडेड चीज़ें उसको दिखाएं ताकि एड्स बहुत बेहतर है, ताकि एड्स ना आए उसमें। वो क्योंकि यूट्यूब के ऊपर अभी आप कोई चीज़ देखेंगे तो उस पर एड्स आना शुरू हो जाते हैं, बच्चा फिर एड्स के अलावा बाद में जो डिफरेंट लिंक्स आते हैं बच्चा उसमें चला जाता है। रिकमेंडेड वीडियोस से वो करता करता पता नहीं कहां पहुंचा। और बड़ी डेंजरस चीज़ कि अगर हम बच्चों को मोबाइल ये टैब देते हैं, उसमें जो नॉर्मल यूट्यूब का वर्जन होता है वो एक अलग वर्जन होता है जिसमें रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट नहीं होता, और उससे बेहतर है कि आप यूट्यूब किड्स इंस्टॉल करें ताकि उनके पास एक स्पेसिफिक कंटेंट आए जो बच्चों का कंटेंट हो, उससे बाहर ना जाए। ये बहुत अहम है, सब पेरेंट्स को करना चाहिए कि अपने फ़ोन में जो यूट्यूब है वो कहीं छुपा दें और यूट्यूब किड्स सामने रखें अगर बच्चों ने यूज़ करना है तो। सर क्या यही वजह है यूट्यूब या मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल कि आजकल हम जनरली देखते हैं कि बच्चों में ADHD होता है, बच्चों में डिलेड स्पीच होती है, ऑटिज्म लाइक बिहेवियर होता है और एग्रेसिव होते हैं, बैठते नहीं हैं, बात सुनते नहीं हैं, रिएक्ट करते हैं? ट्रू, देखें ADHD और ये सब कुछ जो है इसकी एक जेनेटिक कंपोनेंट भी होता है। अच्छा। आप उसका एक बैकग्राउंड होता है कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं कि जब वो बच्चा डेवलप हो रहा होता है उस दौरान में भी कुछ चेंजेस होते हैं, लेकिन ये सारे सिम्टम्स और ये सारी बीमारियां एग्जैजरबेट कर सकते हैं, उसमें मजीद बढ़ सकती हैं मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से। क्योंकि जब बच्चे का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से उसके जो अटेंशन के जो लेवल है, फोकस का लेवल है, बिकॉज इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड है। आप मोबाइल फ़ोन कोई बड़ा शख्स भी इस्तेमाल करता है तो 15 ग्रुप्स, राइट, 10 मैसेजेस आपने किस किस का रिप्लाई करना है, किसका नहीं करना, उधर से कोई कॉल आ गई, राइट? सो आपके इतने ढेर सारे नोटिफिकेशंस होते हैं कि दैट इज इंफॉर्मेशन ओवरलोड फॉर एनीवन। उसकी वजह से आप फोकस किधर करेंगे किधर नहीं करेंगे, राइट? सो फोकस का जो गैप डेफिसिट आ जाता है, दैट इज अटेंशन डेफिसिट, कि आप फोकस नहीं कर पाते। फिर आपके सामने कोई चीज़ पड़ी होगी, यू कैन नॉट रीड अ पेपर, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या इस पर लिखा हुआ है, बिकॉज यू आर टू डिस्ट्रैक्टेड। इधर एक नोटिफिकेशन है, इधर एक नोटिफिकेशन, राइट? सो वो सब कुछ बच्चों के लिए भी एग्जैक्टली यही चीज़ है कि वो उनकी वजह से, वो सारी इन्फॉर्मेशन की वजह से उनके अटेंशन का जो स्पैन है वो लिमिटेड होता जाता है, वो कम होता जाता है, तो वो मजीद एग्जैजरबेट होता है। सही। अच्छा आदिल साहब, क्या आपके पास लोग इस प्रॉब्लम के साथ आते हैं सोल्यूशन के लिए कि हम बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट हैं, हम एडिक्टेड हैं, हम इसका हल चाहते हैं, इसका ट्रीटमेंट चाहते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आते हैं, और अक्सर लोग आते हैं कि हमारी नींद डिस्टर्ब है, स्लीप डिस्टर्बेंस है। अब स्लीप डिस्टर्बेंस है, हम पूछते हैं आपकी रूटीन क्या है, तो बताते हैं कि हम रात को तो हम 3-4 फेसबुक ना देखे तो नींद ही नहीं आती, राइट? सो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि रात को सोने से पहले अगर आपने मोबाइल फ़ोन या स्क्रीन देखी है तो ये स्टिमुलेट करती है ब्रेन को। जब आपका ब्रेन स्टिमुलेटेड होगा तो आपको नींद कहाँ से आएगी, राइट? सो सोने से मैं कहता हूँ 2 घंटे पहले अपना मोबाइल फोन बंद कर दें। सो देयर शुड बी प्लेसेस। तो ज्यादा नींद नहीं आती ना कि पता नहीं किसी का मैसेज मिस ना हो गया, किसी का मैसेज। अब ये फिर तो एडिक्शन है, राइट? पहले एडिक्शन सुबह देख लेना। तो आपको ना टाइम सेट करने पड़ेंगे, कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर सकते। बेड शुड बी दैट प्लेस कि जब आप बेड पे जा रहे हैं, सोने के लिए जा रहे हैं, तो उस टाइम पे मोबाइल फोन बिल्कुल अपना छोड़ के वहाँ वॉशरूम ऑब्वियसली, ठीक है, वॉशरूम में भी जा रहे हैं तब भी आप ना लेके जाएं। और वैसे भी ना दिन में अपना टाइम रखें कि ये टाइम आपका सोशल इंटरेक्शन का है, फैमिली के साथ बैठना है अपने, ठीक है? तो उस दौरान में आप मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप उसको एयरप्लेन मोड पे कर दें, बंद कर दें। फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं, फैमिली के साथ बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, फोन साइड पे रख दें तो बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी जो बात सर ने की कि बेड पे फोन यूज नहीं करना, बस फोन साइड पे, जब व्हेन यू आर ऑफ टू बेड, व्हेन यू आर गोइंग टू बेड, चाहे आप चाहे आपके बच्चे। लेकिन जो सर बात आप कर रहे हैं कि लोग आपके पास आते हैं कि स्लीप पैटर्न्स डिस्टर्ब है और आप उन्हें फिर गाइड करते हैं, ये तो आपने बता दी जनरल गाइडलाइंस, अच्छा जी फ़ोन इस तरह यूज़ ना करें फैमिली के साथ बेड पे जाते हुए या खाना खाते हुए। जो बच्चे एडिक्टेड हैं उनके लिए क्या गाइडलाइंस आपके होते हैं, कैसे बच्चों को की एडिक्शन को ख़त्म किया जाता है? देखिए बच्चों को ना कुछ एक्टिविटीज़ चाहिए होती हैं, ग्रोइंग माइंड्स होते हैं, ठीक है? उनको कोई ना कोई चीज़ चाहिए जिसमें आप उसको बिजी करें बच्चे को, राइट? एक उनको ये तो आपने उनको स्केप दिया हुआ है कि माँ बाप ने अपनी जान छुड़ाने के लिए कहा चलो ठीक है फ़ोन आप 2 घंटे ही देख लो, राइट? अब आप जब फ़ोन उससे वापस लेंगे तो बच्चे को आपको कोई अल्टरनेटिव
देनी पड़ेगी, माँ बाप को अटेंशन देनी पड़ेगी, उनके साथ बैट बॉल खेलना पड़ेगा, उनके साथ बैडमिंटन खेलना पड़ेगा, किसी पार्क में खुला छोड़ दें, हाँ पार्क में लेके जाना पड़ेगा, राइट, ड्यूटी देनी पड़ेगी। सो वो ड्यूटी आई थिंक बच्चों के साथ जो टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं, दैट्स द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन डू। अपने बच्चों के साथ टाइम जहाँ पर पॉसिबल है, जितना पॉसिबल है वो स्पेंड करें, ताकि वो बच्चे ज़ाहिर है वो दैट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वो बच्चे फिर उसकी वजह से उनकी ग्रोथ हो अच्छी होगी। अगर आप नहीं स्पेंड करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे इन द लॉन्ग रन ऑब्वियसली। सही। सर एक कॉमन प्रॉब्लम जो आता है यहाँ पे क्योंकि पेरेंट्स अगर दोनों वर्किंग लेडी एंड मर्द भी जॉब करते हो तो वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, बच्चों के ऊपर कोई चेक नहीं होता, घर में मुलाजिम होता है टेक केयर करने के लिए, या कोई ना कोई और नानी दादी होते हैं जो बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाते, तो उनको अल्टीमेटली कोई टैबलेट या मोबाइल पकड़ाना पड़ता है कि बच्चे आराम से बैठ जाओ, हम तुम्हारे पीछे नहीं भाग सकते। उन पेरेंट्स के लिए क्या सोल्यूशन है कि वो अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करें? देखिए जब वो जॉब के ऊपर हैं तब तो शायद उनका कंट्रोल कम है, जो भी पीछे नानी दादी हैं जो भी हैं, ठीक है, उनका भी कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम स्क्रीन टाइम रखा जाए। लेकिन व्हेन दे आर बैक फ्रॉम वर्क, जब काम से वापस आ गए हैं, तब उनका टाइम होना चाहिए कि बच्चे के साथ डेडिकेटेड टाइम आप उसको खेलें, उसके साथ उसको डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इंगेज करें। अब तो टॉयज़ इतने बेहतरीन आ गए हैं, बच्चे को आपने क्रिएटिव काम पे लगाया हुआ है कि आप ये ब्लॉग्स बनाओ पूरे, तो बच्चा बड़ा बिजी रहता है उस तरह की चीज़ों के अंदर। उसको किसी ऐसे हेल्दी काम में लगाएं ताकि वो अपना माइंड यूज़ करे, ब्लॉग्स, ठीक है, एनालिटिकल स्किल्स उसकी स्ट्रांग हो, ठीक है, वो उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छी हो, वो सोच रहे आगे, उसकी मतलब ग्रोथ होगी डेवलपमेंटल वाइज। अगर आप उसको एक मेन स्ट्रीम सी चीज़ में लगा देंगे, बस उसने बैठ के टीवी देखते रहना है, उसकी फिजिकली कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, तो वो बच्चा एक हेल्दी इंडिविजुअल में ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, वो बच्चा पड़ा रहेगा, उसकी एक्टिविटी फिजिकल, उसको आदत ही नहीं होगी कि मैंने हिल की एक्टिविटी करनी है, कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी है, मैंने पार्क में जाना है, मैंने खेलना है। तो ये हैबिट बनानी पड़ेगी, ये हैबिट बनानी पड़ेगी, और ये बड़ी आसानी से बनेगी कि पेरेंट्स खुद फोन कम यूज करेंगे तो बच्चे ऑटोमेटिकली कम यूज करेंगे। पेरेंट्स आर द रोल मॉडल्स, जो पेरेंट्स रोल मॉडल्स हैं, जो वो करेंगे बच्चा तो एग्जैक्टली जो वो कहेंगे बच्चा वो नहीं करेगा, जो वो करेंगे बच्चा वो करेगा। बिल्कुल ऐसे बड़ा अच्छा आपने सम अप किया कि बच्चों के लिए रोल मॉडल उनके पेरेंट्स हैं। सर बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे आज इस अहम मौजू पर। और जब बात हम रोल मॉडल की करते हैं तो हमारा अगला मौजू कुछ ऐसा ही है, रोल मॉडल कौन है हमारा, किसको होना चाहिए। अगर हम बात करें अल्लामा मोहम्मद इकबाल की, जिनसे मुतालिक हम कहते हैं, कोई उन्हें कहता है मिल्लत का शायर, कोई उन्हें कहता है इस्लामी शायर, किसी ने उन्हें फ़लसफ़ी शायर कहा और किसी ने उन्हें कौमी शायर करार दिया। लेकिन अल्लामा मोहम्मद इकबाल की जब हम बात करते हैं, आफाकी शायर हैं वो, और जिस तरह की उनकी शायरी, जिस तरह का उनका फ़लसफ़ा, जैसे हम उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, हम हुए नहीं। तो आज हम अभी ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इसी हम मौजू पर बात करेंगे। प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे डॉक्टर वहीदुज़्ज़मान तारिक साहब फ्रॉम लाहौर, उन्हें वेलकम भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। वेल थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह बड़ा आपने काम किया अल्लामा इकबाल की शख्सियत पर, उनकी शायरी पर आपसे हम डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, न्यूज़ ब्रेक, वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। एक बड़ी अहम बात, हुकूकुल इबाद पर बड़ा जोर दिया गया। हमारे मज़हब में अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि मैं अपने हुकूक यानी हुकूकुल्लाह तो माफ़ करने पे इख्तियार रखता हूँ, लेकिन हुकूकुल इबाद तब तक माफ़ नहीं होंगे जब तक वो शख्स माफ़ ना कर दे जिसका हक आपने मारा हो, जिसके साथ ज़्यादती की हो या जिसका दिल दुखाया हो। हुकूक बशर की जब हम बात करते हैं तो इकबाल ने इस पहलू पर रोशनी डाली, लेकिन शायद हम एक्सप्लोर ना कर सके कि कुरान और हदीस की रोशनी में, अल्लाह ताला के अहकामात की रोशनी में इकबाल ने ये जो फ़लसफ़ा था, फ़लसफ़ा हयात, इसमें ख़ास तौर पे हुकूक़े बशर पर किस तरह जोर दिया, किन अल्फाज में जिक्र किया कि हुकूक़े बशर का अदा करना कितना ज़रूरी है। हर एक के हुकूक अल्लाह ताला ने रखे हैं, ख़्वाह कोई आपका पड़ोसी हो, माँ बाप हो, आपके बहन भाई हो, आपके रिश्तेदार हो, या इवन कोई ऐसा शख्स हो जिससे आपका खून का रिश्ता ना हो, करीबी ताल्लुक़ ना हो, लेकिन वो आपका मुसलमान भाई हो। फिर जब हम मवाक़ात मदीना की मिसाल देखते हैं जहाँ पे महाजरीन और अंसार को भाई भाई बना दिया गया, हर चीज़ में शराकतदारी कायम कर दी गई, क्या खूबसूरत रिश्ता था वो। वहाँ भी तो हुकूक अदा किए जाते थे। आज हम हुकूक की अदायगी में कोताही क्यों बरतते हैं? हुकूक बशर पे बात करने के लिए इस वक्त प्रोफेसर डॉक्टर वहीदुज़्ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आगाज़ कर लेते हैं इसी सवाल से कि इकबाल ने हुकूक बशर पे क्या तालीमात दी, क्या कहा? थैंक यू वेरी मच जी। आपने जो फरमाया है हुकूक बशर का, इकबाल जैसे आपने फरमाया है कि आफाकी शायर हैं, तो आफाकी में कोई फ़र्क नहीं होता मुसलमान और काफिर में। तो इकबाल ने कहा है कि हरफ बदरा
बदलबावुर्दन खदास्त काफरो मोमन हमें खल्क खुदास्त। सबसे पहले तो ये समझ लें कि जो काफिर है या मोमन है वो सब अल्लाह की मखलूक़ात हैं, इसलिए कोई भी बुरा लफ्ज़ किसी के बारे में नहीं कहना चाहिए। और इकबाल ने फिर अक़लियतों के हकूक़ की बात की है और अपने खुतबा अलाहाबाद में 1930 में ये फरमाया है कि अगर किसी मुसलमानों के मुल्क में गैर मुसलमानों की इबादतगाह पे हमला हो तो उसका मुकाबला करना कुरान की रूह से मेरे लिए भी लाजिम है और मैं उनका मुकाबला करूँगा अगर किसी की मजहबी इबादतगाह पे हमला करेगा। तो इकबाल ने ना सिर्फ मुसलमानों के हकूक़ की बात की बल्कि गैर मुसलमान के हकूक़ की भी बात की। फिर बर्रे सगीर में जो पिसी हुई अक़वाम थी, जैसे कश्मीर था, वहाँ पे एक डोगरा राजा की हुकूमत थी, तो इकबाल ने कश्मीरी मुसलमानों के लिए 1906 से पहले तक कि 1898 में भी हमें मिसालें मिलती हैं जब इकबाल ने जवानी में कश्मीर के हकूक़ की बात की और कश्मीर की आज़ादी की बात की और कश्मीर के गिरे पड़े मुसलमान तबकात के लिए बात की। इसी तरह जो कवानीन थे पठानों के ख़िलाफ़ उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा का जो NWFP था, उस पर भी 1930 के खुतबे में इकबाल ने खुल के बात की। उसके अलावा जो तालीमी मैदान में मुसलमानों को पीछे रखा जा रहा था उनके लिए भी बात की और फिर मईशत की बात की और इकॉनमी की बात की। तो इकबाल का जो ख्वाब था पाकिस्तान का मुस्तकबिल की मुसलमान रियासत का, उसमें आज़ादी गुफ्तार और आज़ादी मईशत और फिर तमाम लोगों के लिए एक मसावी मौक़े का तसव्वुर हज़रत इकबाल ने पेश किया था और यही तसव्वुर उनका उन अक़वाम के बारे में था जो उस वक्त ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रही थी, खा कहीं भी थे दुनिया के किसी भी इलाके में। उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान यानी उस वक्त के हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात की, उन्होंने अफ़गानिस्तान के मुसलमानों की भी बात की, ईरानियों की भी की और टर्की के भी। और उनके जहन में इस्लाम का वो तसव्वुर था जो सबको बराबरी के हकूक़ दे। इसी तरह अगर उनके जावेदनामा को आप पढ़ें तो एक उनकी मशहूर नज़्म है शुरू में ही जो नोहा अबू जहल है, और अबू जहल की रूह जो है वो खाना काबा से चिमट के ये कह रही है कि इन मुसावात इन मुआफ़ात आजमीस खूब मीदानम के सलमान मज़दकीस, यानी सलमान फ़ारसी को उन्होंने कहा है कि अबू जहल ये कह रहा है कि ये मज़दकी था और मज़दक का जो तसव्वुर था वो आप समझ लीजिए कि वो बराबरी का कम्युनिज़म से पहले का वो जो तसव्वुर था। तो कहते हैं कि इस्लाम में भी मुआख़ात और मुसावात जो है वो उन असरात के तहत आई है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो तनकीद की थी उस वक्त अबू जहल ने, उस तनकीद में एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि सफ़ेद और सुर्ख के इम्तियाज़ को ख़त्म करके उनको एक मेज़ के ऊपर बैठा दिया है और ना कोई काला रहा है, ना कोई सफ़ेद रहा है, ना ग़ुलाम रहा है, ना आका रहा है और सब के अंदर मुसावात कायम कर दी है। तो इकबाल की नज़र में जो इस्लाम का मुसावात का निज़ाम था और इस्लाम में जो तासुबात को ख़त्म करने का निज़ाम, बेशक कबायली तासुबात थे, बेशक ये किसी किस्म के नस्ली तासुबात थे, उनकी उन्होंने बात की। फिर जो उस वक्त की अफरंगी अक़वाम जिनको आप वेस्ट यूरोपियन कौमें कहते हैं, उनकी जो दुनिया भर में एक कॉलोनियलिज़म के तहत उनकी हुकूमत थी, उस पर शदीद उन्होंने तनकीद की। और उसके बाद उन्होंने जो आज़ादी का ख्वाब देखा, उस आज़ादी के ख्वाब में ग़ुलामी का ख़ात्मा था, मुल्कियत का जो बदतरीन निज़ाम उस वक्त दुनिया में राइज था उसका इख्तिताम करना था। तो इकबाल के वो खतूत जो कायद आज़म के नाम उन्होंने लिखे हैं 1936 से लेकर 38 तक, अगर उनको पढ़ा जाए वो तमाम के तमाम हकूक़ की बात करते हैं। और आपको हैरत होगी कि हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कोई किताब नहीं छापी, सिर्फ उन्होंने 1943 में खतूत छापे अल्लामा इकबाल के, जिसका दिबाचा उन्होंने खुद लिखा है और उस दिबाचे में भी लिखा है ये उस अल्लाह के वली की खातिर है जिससे बड़ा ज़हन हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ। और वो इसलिए कायद आज़म ने ये किताब छापी थी ताकि हमारे लिए वो गाइडिंग प्रिंसिपल हो जाए और हमें रहनुमाई कर सकें हमारी आइंदा का जो मुआशरा कायम करना चाहते थे उसके लिए। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल ठीक है। और सर ये तो आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। अब हम ज़रूर चाहेंगे, चूँकि ज़ाहिर आपने इतना इकबाल को पढ़ा समझा सीखा भी सिखाते भी हैं आप माशाल्लाह, इकबाल की ज़िंदगी से जुड़े बहुत से वाक़यात हैं, हम ज़रूर चाहेंगे कोई ऐसा वाक़या
जिसको आप समझते हैं कि उसने आपको बहुत ज़्यादा मुतासर किया हो, जिसको आप बहुत ज़्यादा सोचते हो जब भी उस पर बात होती है, ऐसा कोई वाक़या अगर आज हमारे सुनने वालों के साथ शेयर करना चाहें तो? मैं वही वाक़या आपके सामने शेयर करूंगा जिसका जिक्र पंडित नेहरू ने अपनी बायोग्राफी में किया है। जनवरी 1938 में हज़रत इकबाल की वफ़ात के 3 महीने पहले लाहौर में मुलाकात के लिए उनके घर तशरीफ़ ले गए पंडित नेहरू और कांग्रेस के दूसरे जो अहम लोग थे उस वक्त 16-17 लोग थे, और बात बड़ी अच्छे अंदाज से चल रही थी। चलते चलते मियाँ इफ्तिखारुद्दीन जो पंजाब के कांग्रेस के सरबराह थे और जिनके यहाँ पंडित नेहरू ठहरे हुए थे, तो पंडित लिखते हैं कि मियाँ इफ्तिखारुद्दीन ने कहीं कह दिया कि आप अल्लामा इकबाल इतने अहम शख्स हैं कि आपको चाहिए था मुसलमानों की क़यादत करते, लेकिन आपको क्या हो गया कि आप मोहम्मद अली जिन्ना के पीछे लग गए हैं और उनकी क़यादत को तस्लीम कर लिया। तो नेहरू लिखते हैं कि हज़रत इकबाल इतने गुस्से में आए कि उन्होंने लेटे हुए थे बिस्तर पे क्योंकि बीमार थे, तो उठ के बैठ गए और बड़े गुस्से से कहा कि आप समझ लें कि मोहम्मद अली जिन्ना मेरे लीडर हैं, मेरे कायद हैं, और मैं उनके क़यादत में एक अदना सिपाही के तौर पे काम कर। और नेहरू कहते हैं वो इतने गुस्से में थे हज़रत इकबाल उस वक्त कि शायद हमें फिर उठ के आना ही मुनासिब हमने समझा और हम ज़्यादा बैठ ना सके। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हज़रत इकबाल ने 2 चीज़ें बड़ी अहम की। एक तो 2 कौमी नज़रिया पेश किया और दूसरा उन्होंने एक कायद को अब इंतखाब करके कौम के सामने पेश किया और पूरी वजाहत के साथ ये कह दिया कि इससे बेहतर कोई क़यादत बर्रे सगीर में मुसलमानों के लिए नहीं हो सकती। तो मेरे ज़हन में ये है कि अगर ये इस वाक़े पे हम तवज्जो दें तो हमें ये महसूस होता है कि हज़रत इकबाल का गैर मुतज़लज़ल ईमान था क़यादत पे भी, नज़रियात पे भी, और फिर कौम की आज़ादी के लिए भी। और मेरे ख़्याल में हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह से बढ़ के उस वक्त बाकिरदार बासूल कोई और शख्स नहीं था। और उन्हीं के बारे में इकबाल ने कहा है कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जान पुरसोज यही है रख्त सफ़र मीर कारवां के लिए। तो हज़रत इकबाल और हज़रत कायद आज़म की दोनों शख्सियात जो थी मेरे ख़्याल में कम्प्लीमेंट्री थी। एक अमली तौर पे थे मैदान में हज़रत कायद आज़म और एक फ़िक्री तौर पे अपनी फ़िक्र की बुलंदियों पे थे हज़रत इकबाल। और आज भी मुसलमानों के लिए और बर्रे सगीर के मुसलमान और ख़ुसूसन पाकिस्तानियों के लिए ये लाजमी है कि इन्हीं दोनों कायदीन की मुफक्कर और कायद के नज़रियात के तहत हम अपनी जेतों का तयन कर सकें और उसी पे अमल कर सकें जो नज़रियात उन्होंने पेश किए थे। और आज इसकी ज़रूरत इसलिए ज़्यादा है कि कई ऐसे हलकों से हज़रत इकबाल के बारे में तनकीद की जाती है। ये कहा जाता है कि आज उनका कलाम रेलेवेंट नहीं रहा, लेकिन अगर 800 साल बाद रूमी आज रेलेवेंट हैं, 800 साल बाद सादी रेलेवेंट हैं, आज हाफिज़ रेलेवेंट हैं, तो इकबाल उनसे ज़्यादा रेलेवेंट है। और इकबाल ने खुद कहा था कि मैं मुस्तकबिल का शायर हूँ, और जो जो वक्त गुजर रहा है इकबाल के पैगाम की हक्कानियत और हम पे वाज़ेह हो रही है। थैंक यू वेरी मच। बहुत ज़बरदस्त बात सर आपने की कि इकबाल की रेलिवेंस किसी दौर में कम नहीं हो सकती, और उनकी जो तालिमात हैं, उनकी जो शायरी है, उन्होंने जितने भी कॉन्सेप्ट्स पेश किए उससे आज तक हम मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और आने वाली नस्लें भी होंगी। सर, शिकवा और जवाब शिकवा बड़ी मशहूर कुतुब थी इकबाल की, उसके पीछे क्या रीज़न थी? इकबाल ने शिकवा क्यों लिखी और फिर जवाब शिकवा की ज़रूरत क्यों पेश आई? लेकिन जी आपने जो फरमाया है शिकवा के बारे में इकबाल ने खुद कहा है कि मेरी ये नौजवानी के ज़माने की नज़्म है, और जवाब शिकवा जो है ये गालिबन 1914 में उन्होंने पेश की, शिकवा 1910 में और जवाब शिकवा 1914 में। और ये वो वक्त था जब वो एक मुकालमे की शक्ल में इकबाल ने अल्लाह से कलाम किया है, और मुसलमानों के जो मसाइल हैं वो गिले की शक्ल में कि आज रहमतें तेरी आम है अगियार के काशानों पर, बर्ग गिलती है तो बेचारे मुसलमानों पर। तो मुसलमानों के अंदर जो शकूक व शुबहात थे उनकी वजाहत की आपने शिकवा में। जवाब शिकवा में अल्लाह ताला की तरफ से जब इकबाल ने अब एक पैगाम दिया है,
तो ये बताया है कि आपके अंदर क्या क्या कमज़ोरियाँ हैं और क्या क्या मुश्किलात हैं। और फिर अहम बात यह है कि 1914 में जब आपने ये जवाब शिकवा लिखा है तो आपने ये लाहौर में मोची दरवाज़ा में पढ़ के सुनाया, और वो एक फ़ंड रेजिंग कैंपेन थी बल्कान के और सेंट्रल यूरोप के मुसलमानों के लिए, क्योंकि पहली जंग अज़ीम के शुरू में या उससे पहले यूरोप में मुसलमानों को ख़त्म किया जा रहा था और वो इंतहाई नागुफ्ता बे हालत में थे और उनको पैसों की ज़रूरत थी। तो कहते हैं कि अल्लामा के जवाब शिकवा के एक एक शेर पे लोगों ने पैसे फेंके और इतना चंदा दिया कि गठरियों में बांध कर वो रकूम जो थी वो इस्तांबुल में भेजी गई। तो इसके 2-3 पहलू हैं। एक तो जैसे मैंने कहा है कि मुसलमानों के मसाइल, फिर मुसलमानों की कमज़ोरियाँ, और उसके बाद फिर फ़ंड रेजिंग, और फिर इकबाल के दिल में जो दर्द था मुसलमान आने आलम का, खुसूसन यूरोप के मरकज़ में, जैसे बोस्निया में मुसलमानों के साथ हुआ, उस वक्त भी यही हालात हुए थे। तो उसके बाद फिर इस्तांबुल में जो मुसलमानों की क़यादत थी उस वक्त की, उसके साथ यकजहती, और फिर लोगों को एक जिसे कहते हैं कि एक तसव्वुर देना, और उनकी जो एजुकेशन थी उस वक्त कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, उस वक्त तो ये नहीं थी, ये सारा मीडिया नहीं था, लेकिन उस वक्त की यकजहती जो थी वो इसलिए इम्पॉर्टेंट थी कि इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त मुसलमानों को बैनुल-अक़वामी तौर पर मरबूत करके, एक जान करके, जिसे कहते हैं कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर का तस्वर दिया था। तो इसलिए ये दोनों नज़में उस पैराए में इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आज की इस नशिस्त के लिए साथ थे। और इकबाल की शायरी, जब हम फ़लसफ़े की बात करते हैं, उन अदवार का जिक्र करते हैं, तो डेली बेसिस पर यही हमारी कोशिश होती है कि हम कुछ सीख सकें और कुछ हमारे व्यूअर्स सीख सकें। ये कोशिश हम जारी रखेंगे डेली बेसिस पर इंशाअल्लाह कि इकबाल, उनके अफ़कार किस कदर हमारे लिए, इस दौर के लिए, हमारे नज़रियाती और फ़िक्री तरबियत के लिए अहम है। इस पर हम बात कर रहे थे। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे 2023 हमारा गोल क्या होना चाहिए। ये गोल से, गोल मटोल से कैसे आपने स्मार्ट होना है, इसकी करेंगे बात ब्रेक के बाद। जज्बा, नई है उमंग, खबर के साथ उस पर हो इजहार ख्याल। देखनी होगी दरामद से बरामद तक की सूरत हाल। कौन सी करेंसी है अप, कौन सी डाउन, मौशी खुदनिसारी कैसे हासिल की जाए। रखते हैं नजर रियल एस्टेट से लेकर कमोडिटीज के उतार चढ़ाव तक। बिजनेस की होगी बात माहिरीन के साथ। वेलकम बैक। शेब ने टीजर दिया था ब्रेक पे जाने से पहले कि आपका गोल क्या होना चाहिए। गोल मटोल है तो स्लिम स्मार्ट कैसे होना है, और स्लिम स्मार्ट है तो गोल मटोल कैसे होना है। स्मार्ट ही रहना है। नहीं, फिर थोड़ा सा तो बंदे को जरूरत पड़ती है ना। वो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी ख्वाहिश होती है कि थोड़े से सेहतमंद हो जाए। अब इसके लिए बहुत सारी मिथ्स पाई जाती हैं। आप चावल खाएंगे तो आप पतले नहीं हो सकते, आप रोटी खाएंगे तो आप पतले नहीं हो सकते, आप पता नहीं क्या कुछ करेंगे तो ये सारे कार्ब्स माइनस कर देंगे तो फिर आप जिंदा कैसे रहेंगे, आपके बाल गिरने लग जाएंगे, आपके नेल्स खराब हो जाएंगे, आपको स्किन प्रॉब्लम्स होंगे अगर आप कार्ब्स को बिल्कुल माइनस कर देंगे। जो लोग प्रोटीन डाइट पे जाते हैं, क्या ये बेनिफिशियल है या नहीं है, क्या आपको पोषण कंट्रोल की तरफ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सारी मिथ्स पे भी बात करेंगे और गोल अचीव कैसे किया जा सकता है इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फिटनेस ट्रेनर सैयद अली कासिम साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं?
आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। सो गुड टू सी यू कासिम। 2023 आगाज कैसा होना चाहिए सबका अपनी फिटनेस को लेकर? बेसिकली तो अगर आपने कंटिन्यू किया हुआ फिटनेस को 2022 से 2023 के अंदर, तो आप उसी को जो आपके लिए काम कर रहा था उसी को आप लेके चलते रहें। और अगर आपने स्टार्ट करना है तो फिर आप डिसाइड एक दफ़ा कर लेंगे यार मैंने अब करना है, और उसके बाद आपने इसको लेके चलना है। ये नहीं करना कि जनवरी ख़त्म हो गया तो फरवरी के अंदर ख़त्म आपने कर दिया। ठीक है। तो आपने इसको लेके चलना है ताकि अगर आपने एक दफ़ा फिट होना है तो फिर फिट होना है और उसके बाद उसको कंटिन्यू करते रहना है। ये उसको एज अ लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना है आपने बेसिकली। फिटनेस और पतला होना क्या ये दोनों अलग बातें हैं? ये डिपेंड करता है आपके गोल के ऊपर। देखें, अगर तो आपने सिर्फ फिट होना है ना, दैट मीन्स कि आपका एक सर्टेन गोल है, उसको आपने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम में अचीव करना है, उसके बाद आपने छोड़ देना है। बट अगर आपने फिटनेस को एज अ लाइफस्टाइल लेके चलना है तो वो एक बड़ा गोल है और उसके लिए करना ही पड़ता है। आपको छोटे छोटे गोल आपने सेट करने होते हैं एंड अल्टीमेटली वो आपको एक बड़े गोल की तरफ लेके जा रहे होते हैं। एंड अगर आप फिटनेस को एज अ लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर रहे होंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा आपको कि आपको कभी भी जिम या इन चीज़ों को छोड़ना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो आपके लाइफस्टाइल के अंदर अडॉप्ट हो जाएंगे और उसको आप कैरी कर रहे होंगे विद एवरीथिंग एल्स। जिम ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप फिजिकली फिट नहीं होंगे तो आपकी बेसिकली हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर नहीं, एक्सरसाइज तो आपने करनी है, बट क्या जिम जरूरी है कि जिम में जाकर ही एक्सरसाइज करनी है? नहीं, डिपेंड करता है आपकी रूटीन के ऊपर ही। अगर आप जिम आपको फिजिबल लगता है आप जिम जा सकते हैं, ज़रूर जाएं। अगर आपको फिजिबल नहीं लगता, बॉडी वेट एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, आप घर पे रह के कर सकते हैं, आप पार्क में जाके कुछ कर सकते हैं, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। लेकिन फिजिकल एक्टिविटी का होना बहुत ज़रूरी है लाइफ लेकिन अली, अगर आप खुद से एक्सरसाइजेस करते हैं, समटाइम्स ये नहीं होता कि आप वेट लूज करने के बजाय गेन करना शुरू कर देते हैं? फीमेल्स खुद से अगर वो वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस करती हैं तो उससे उनके मसल्स बिल्ड होने शुरू हो जाते हैं। बेसिकली फीमेल वाला आपने अच्छा क्वेश्चन किया। बेसिकली फीमेल्स एंड मेल्स जो है ना, उनके जो हार्मोनल डिफरेंस है उसकी वजह से फीमेल्स मेल्स की तरह मसल बिल्डिंग नहीं कर सकती। उनकी मसल टोनिंग हो जाएगी, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग हो जाएगी उनकी, बट जो मसल का साइज गेन होता है वो मेल की तरह उनका नहीं गेन होगा। सो ये चीज़ आपने ज़हन से निकाल देनी है कि अगर आप जिम जा रही है एज अ फीमेल तो आपका मसल गेन हो जाएगा। लेकिन मैंने वो बॉडी बिल्डर्स में मैंने खवातीन भी देखी है वो इतने बड़े बड़े बाजू वाली। वो बेसिकली जो मेल डोमिनेंट हार्मोन्स हैं वो अगर फीमेल्स इंजेक्ट करेंगी एक्सटर्नली तो ऑब्वियसली फिर उस तरह उनकी मसल ग्रोथ होगी, बट नेचुरली वो काम नहीं हो सकता जो मेल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वो लोग जो वजन कम करना चाहते हैं और उनका यही गोल है 2023 का, जिन्होंने 5 किलो या 10 किलो या 15 किलो जो भी उनका गोल है, मेरे हंसने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है। मैं तो आपकी बात समझ किसी के बारे में सवाल कर रहा हूँ, मैं एक सवाल लार्जर पिक्चर पे कर रहा हूँ। ये मेरा इस सवाल से जाती तौर पे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इस सवाल में लार्जर इंटरेस्ट में कर रहा हूँ। तो जनाब, जो 2023 में वजन कम करना चाहते हैं, कोई भी हो सकता है वो, क्या वो चावल और रोटी छोड़ दें? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखें, ये बहुत अच्छे मेरा भरा फिर आज हो जाए चावल भी तो रोटी भी। बिल्कुल, ये मुझे बहुत अच्छे बिल्कुल भी नहीं। देखें, अल्लाह ने जो चीज़ भी बनाई है ना वो किसी मकसद से बनाई है। ठीक है। आपकी जो मेन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं बेसिकली वो 3 है, कार्ब्स, फैट्स एंड प्रोटीन। हर मैक्रोन्यूट्रिएंट का आपकी बॉडी में एक स्पेसिफिक फंक्शन है। अगर आप उसको डिप्राइव करेंगे बॉडी को उस चीज़ से तो ऑब्वियसली बॉडी नेगेटिवली इंपैक्ट करेगी। ठीक है। आपकी डाइट इस तरह की होनी चाहिए कि आपकी डाइट के अंदर सब कुछ शामिल हो, बट इस तरह शामिल हो आपकी डाइट के अंदर सब कुछ कि आपका गोल भी अचीव हो रहा हो, आपकी लाइफस्टाइल जो है वो भी ख़राब ना हो रहा हो। मसलन इस तरह कि बेसिकली अगर आपका गोल है वेट लूज करना तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? कैलोरी डेफिसिट। आपको कोई चीज़ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। कैलोरी डेफिसिट क्या होता है कि आपकी बॉडी की एक खास रिक्वायरमेंट है जिसको आप मीट करेंगे तो आपका वेट ना बढ़ेगा ना कम होगा, उसको बोलते होते हैं मेंटेनेंस कैलोरीज। अगर उस मेंटेनेंस जो बेस लाइन है आपकी उससे कम खाएंगे आप तो आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा, उससे ज़्यादा खाएंगे तो आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। कैसे आम तौर पे कैलकुलेट किया जाता है कैलोरीज? बेसिकली इसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, वन इज योर एज, वेट एंड हाइट। ठीक है। इन 3 चीज़ों की बेसिस पे आपकी मेंटेनेंस कैलकुलेट हो रही होती है। आपकी अलग है, आपकी अलग है, मेरी अलग है। तो इसके लिए गूगल पे बहुत सारे आपको कैलकुलेटर्स मिल जाएंगे। आप गूगल पे सिर्फ लिखें मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेटर तो आपके पास बेशुमार कैलकुलेटर्स आ जाएंगे। किसी में भी अपनी इनपुट्स आप शामिल करें, ऐड करें और आपके पास एक नंबर आ जाएगा। इसमें डेली रूटीन भी ऐड करेंगे हम कि हमारे उसमें कितनी फिजिकल एक्टिविटी है? वो मैटर करता है, बट जो मेन 3 मेजर कंपोनेंट्स है वो आपकी एज, वेट एंड हाइट है। अच्छा। उसके बाद जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी है वो मैटर कर रही होती है, बट वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं कर रही होती। बहुत ज़्यादा मैटर नहीं कर रही होती बिकॉज जो आपकी टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर है ना उसमें जो आपकी एक्सरसाइज है एंड जो आपका ओवरऑल एक्टिविटी लेवल है दैट
कॉन्स्टिट्यूट्स अराउंड 15 to 20%. बाकी 80% जो है दैट इज़ योर मेंटेनेंस कैलोरीज एंड योर थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड के आप जो खाना खा रहे हैं वो बर्न बॉडी करती है, उसके लिए भी उसको एनर्जी चाहिए. सो ये 4-5 चीज़ें मिलके आपका टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर बन रहा अली, हम होता है. बहुत सारी ऐप्स में जब डाटा एंटर करते हैं अपना तो एक चीज़ आती है BMI. ये बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स बेसिकली क्या है कि आपकी वेट और आपकी हाइट और एज के रिस्पेक्ट से जो आपका एक नंबर आ जाता है. एक नंबर आ जाता है. बेसिकली बॉडी मास इंडेक्स इज नॉट आई डोंट थिंक इट्स अ गुड मेट्रिक. अच्छा. बिकॉज उसकी रीज़न ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी हाइट है 5'10", आपकी एज लेट से 25 है और आप जिम जा रहे हैं, फिजिकली बहुत फिट है और आपका वेट लेट से 80 है और आप उसी के रिस्पेक्ट से अगर आप दूसरे बंदे को देखें उसका भी वेट 80 है, हाइट एज आपकी सेम है, लेकिन वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा, तो आपकी बॉडी का पोजीशन टोटली चेंज है. यानी इसमें आप जो फैट का कंटेंट है वो मैटर कर रहा है. बेसिकली आपकी बॉडी का पोजीशन मैटर कर रही होती है विद रिस्पेक्ट टू योर एज, वेट और हाइट के वो क्या है. BMI को आप एक सेकेंडरी मैट्रिक रख सकते हैं. क्या ये मालूम करना कि अच्छा आपका फैट कंटेंट कितना, ये आसान है? फैट कैलकुलेटर्स ऐसा आसान तो नहीं है. उसके लिए मतलब कैलिपर्स अवेलेबल होते हैं, उसके अलावा काफ़ी सारी और चीज़ें होती हैं जिनसे आप अपना फैट मेजर करते हो. बट अगर आप एज आ लाइक एक लाइफस्टाइल, अगर आपका फिटनेस नहीं है और आप ये जानना चाहते हो कि आपका क्या बॉडी फैट होगा, तो उसके लिए भी आप सिंपल गूगल पे जाएं और लिखें कि बॉडी फैट परसेंटेजेस, तो आपको एक चार्ट मिल जाएगा. उस पर डिफरेंट पिक्चर्स बनी हुई होंगी, तो आप अपनी फिजिक को उस पिक्चर से कंपेयर करें तो आपको रिलेटिव आइडिया हो जाएगा कि मेरा ये बॉडी फैट चल रहा होगा करेंटली. और फिर अगर सिर्फ आपने बॉडी फैट कम करना हो तो फिर कोई स्पेसिफिक आप डाइट प्लान बताते हैं, कोई गाइडलाइंस होती हैं, क्या होता है? अगर आपने बॉडी फैट कम करना है, आपने अपने ऊपर मसल मास को ऐड करना है या अपनी बॉडी की कंपोजिशन जो है उसको चेंज करना है, तो बेसिकली क्या है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डाइट आ जाती है आपकी. फैट कम करने के लिए ऑब्वियसली कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ेगा आपको और साथ आपको वेट ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी. वेट ट्रेनिंग करोगे तो क्या होगा कि आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी, मसल कंडीशनिंग इंप्रूव होगी, बॉडी फैट कम होगा, तो ओवरऑल आपकी लुक चेंज होगी. ठीक. और ये वेट ट्रेनिंग जो होती है क्या ये सबके लिए रिकमेंडेड होती है या जिनको कोई बोन डिजीज हो, जिनको कोई सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो, जिनको कोई बोन मैरो का प्रॉब्लम हो, क्या वो लोग भी कर सकते हैं? सब लोग कर सकते हैं, लेकिन जो स्पेशल पॉपुलेशन होती है उनके लिए प्लान जो होगा वो डिफरेंटली डिज़ाइन किया जाएगा. उनकी जो हेल्थ कंडीशंस उनको ज़हन में रखते हुए, उनको सामने रखते हुए उनका प्लान डिज़ाइन होगा. मतलब एक जो नॉर्मल बंदा है और जो एक स्पेशल पॉपुलेशन में से आ रहा है, उन दोनों का प्लान सेम नहीं होगा. और अगर फॉर सम रीज़न किसी की फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, क्या वो शख्स हर टाइम बैठा रहता है, उसको कितनी कैलोरीज अप्रॉक्सीमेट लेनी चाहिए? फिर वही बात आ जाती है कि एज, वेट, हाइट पे डिपेंड कर रहा होता है, तो आपकी मेंटेनेंस कैलकुलेट करनी पड़ती है. बट आप इस तरह नहीं बता सकते. लेकिन नॉर्मली ये होता है, जो मैंने सुना है बहुत सारे लोगों से, कि वो कहते हैं कि जनाब अगर आपने वेट लूज करना है तो आप 1000-1200 कैलोरीज से ऊपर ना जाएं. अब वो 1000-1200 कैलोरीज किस चीज़ में से आएंगी, ये भी एक अलहदा सवाल है कि क्या आपने कोई हेल्दी चीज़ लेनी है, समोसा खा के कैलोरीज पूरी कर लेनी है? नहीं, 1000-1200 के अब बात वही आ जाती है ना कि आपकी एज, वेट, हाइट के आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज बन रही कितनी है, उस हिसाब से आपको देखना पड़ता है. आप इस तरह एक रैंडम नंबर किसी को कोट नहीं कर सकते कि आपने अच्छा, लेट सपोज अगर आपने एक बंदे को देखते हुए उसके लिए डिजाइन कर लिया कि इसको इतनी कैलोरीज रिक्वायर्ड है पर डे, वो कैलोरीज कहाँ से आएंगी? क्या ये भी तयन करना पड़ता है कि यहाँ से आनी चाहिए? बिल्कुल करना पड़ता है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो, अगर आप जिम जा रहे हैं या आपने वेट लूज करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके पास कंपोनेंट है दैट इज योर प्रोटीन इनटेक. प्रोटीन इनटेक जो है वो आपने उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है आपने. बेसिकली अगर आप जिम जा रहे हैं तो आपकी जो प्रोटीन इनटेक होनी चाहिए दैट शुड बी 1.6 से लेके 2.2 ग्राम्स पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट. अगर आप जिम नहीं जा रहे तो अगर आप सिंपल आपने सिर्फ वेट लूज करना है तो फिर भी प्रोटीन इनटेक आपकी होनी चाहिए एटलीस्ट 1.6 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट होनी चाहिए. उसके बाद आते हैं फैट्स आपकी जो टोटल कैलोरीज है ना उनका 0.25% होना चाहिए. ठीक है, सही है. और बाकी जितनी कैलोरीज बच जाती हैं वो सारी कार्बोहाइड्रेट से आप लो, तो आपका ये एक जनरल मील प्लान बन जाता है. एंड इफ अ पर्सन इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम मीट या प्रोटीन, तो उसके लिए क्या कुछ अल्टरनेट ऑप्शन होता है? ऐसा पॉसिबल होता है, जनरली नहीं है कि अगर आपको टोटली किसी एक फूड ग्रुप से एक्सक्लूड करना पड़ जाए. किडनी पेशेंट्स को निकाल दिया जाता है ना इस ग्रुप से. कुछ लोगों का हाल वो खैर डिपेंड करता है. नहीं, प्रोटीन में खत्म नहीं होती है उनकी. बेसिकली ये भी एक बहुत बड़ा मसला है. आपको कोई चीज़ भी टोटली छोड़नी नहीं चाहिए, आपको उसको रिस्ट्रिक्ट कर लेना चाहिए इस तरह कि उसकी क्वांटिटी कम कर लें, लेकिन बिल्कुल छोड़ देना इज नॉट अ सोल्यूशन. ओके, तो बेसिकली ये भी तो हो सकता है, फॉर एग्जांपल गोश्त से डॉक्टर ने मना कर दिया तो हम दालों से वो पूरी कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है
प्रोटीन हम बहरहाल पूरी प्रोटीन करेंगे। का मतलब होता है कि मेजर पोर्शन जो है ना, जैसे हाँ, एग है, मीट है, वो तो मना ये कर चीजें दिया आप जाता है, वो नहीं किसी ना खा किसी वजह से ज़्यादा डॉक्टर फिश का खा मना सकते करते हैं। हैं, दालें खा सकते हाँ, हैं। बिल्कुल सही है। क्या जिम जाने से स्कूल कॉलेज के जो हम ग्रोइंग एज के बच्चे देखते हैं उनका कद मुतासर होता है? नहीं, हाइट आपकी टोटली जेनेटिकल है। अच्छा, आपकी जीन्स पे डिपेंड कर रहा है। आप हम कहते हैं बच्चों को लटको या उसको, वो बेचारे सिर्फ मेहनत कर रहे होते हैं, उनका कद नहीं बढ़ रहा होता उससे। अच्छा, लटकने से आपका कद नहीं बढ़ेगा। आपका कद टोटली जेनेटिकल है। अगर आप जिम जा रहे हैं, आपकी डाइट अच्छी है, तो आपका जेनेटिक एक्सप्रेशन जो है वो बेहतर हो जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा ऑब्वियसली, जब आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ इंप्रूव हो रही होगी और लाइक आपके मसल ग्रोथ हो रही होगी, तो ऑब्वियसली आप स्टैंड आउट कर रहे होंगे एक नॉर्मल बच्चे से, तो ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ होगा। सो ये एक अच्छी चीज़ है जिम जाने की टीनेजर्स के लिए, स्कूल गोइंग बच्चों के लिए, लेकिन उनका हाइट किसी तरह भी इम्पैक्ट नहीं हो रही होती। अच्छा, लेकिन आपने कहा ना जीन्स पे डिपेंड है। फॉर एग्जांपल 3-4 बहन भाई हैं, एक ही बेचारे का कद कम है, हालांकि उनके अम्मा अब्बा के तो ठीक है जीन्स में, बाकी भाइयों का कद भी ठीक है, तो बस ये अब अल्लाह के काम में हम क्या कर सकते हैं। ओके, यानी उसका कोई ऐसा चक्कर नहीं है कि अगर जिम शिम जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, लटके लुटकेंगे तो बेहतर हो जाएंगे? बिल्कुल भी ना कम होगा ना बढ़ेगा आपका। मेहनत करना छोड़ दें उस पर। हाँ, हाइट पे मेहनत करना छोड़ दें आप, वो टोटली जेनेटिकल है। अच्छा, अगर किसी का एक छोटा सवाल, लेकिन कहते हैं कासिम, कुछ पोस्टर्स ऐसे होते हैं, कुछ आपके स्ट्रेच एक्सरसाइज ऐसी होते हैं कि आपका कुछ बेहतर होता है। वो इस तरह होता है ना कि लाइक अगर आपका पोस्चर खराब है, लाइक आप फॉरवर्ड टिल्ट हुए हुए हैं, तो अगर आपका पोस्चर सीधा होता है तो ऑब्वियसली अगर आप झुके हुए हैं आगे और आप सीधे होते हैं तो ऑब्वियसली 1/2 इंच का या 0.5 मतलब थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, लेकिन वो बहुत मेजर फर्क नहीं पड़ रहा होता आपकी हाइट के ऊपर। अच्छा, जो लोग जिम ज्वाइन करते हैं, दो बातें, एक तो ये कि अगर किसी का गोल नहीं है, वो पतला भी नहीं होना चाहता, मोटा भी नहीं होना चाहता, बंदा बस फिट रहना चाहता है, वो चाहता है उसका मूड अच्छा रहे, इसलिए वो जिम जाता है, क्या उसे जिम जाना चाहिए? दूसरा सवाल ये, क्या जिम एक्सरसाइजेस पर्सनल ट्रेनर के बगैर कर लेनी चाहिए या ज़रूरी है? बेसिकली पहले सवाल को मैं एड्रेस करता हूँ कि अगर आपने सिर्फ एज अ लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना है ना, तो आप जिम, फिजिकल एक्टिविटी लाजमी है, जिम जाना ना जाना वो आपकी रूटीन पे डिपेंड कर रहा है, फिजिकल एक्टिविटी का होना लाजमी है। अगर आपको शौक है जिम जाने का, आपको शौक है कि आपके या बिल्कुल, तो आप ज़रूर जाएं जिम। और दूसरी बात, अगर आप रिपीट करें काइंडली। दूसरी बात ये थी कि क्या पर्सनल ट्रेनर के बगैर एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, मशीन्स का इस्तेमाल? या बेसिकली अगर आपको इतना टाइम हो गया है ना ट्रेनिंग करते हुए कि आप ट्रेनर के बगैर उनको लाइक इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर तो इशू नहीं है। कोई पट्टा चढ़ जाए, कोई टखना उतर जाए, फिर दैट डिपेंड्स अपॉन योर एक्सपीरियंस। अगर आपने स्टार्ट से ही ट्रेनर के साथ काम किया हुआ है, ट्रेनर ने आपके सारे एंगल्स वगैरह आपको सारी चीज़ें सिखाई हुई हैं, तो फिर तो आप काम कर सकते हैं। बट स्टार्ट में अगर आप बिल्कुल न्यू भी हैं तो फिर आपको चाहिए कि आप ट्रेनर के साथ ही काम करें, बिकॉज स्टार्ट में ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं टुवर्ड्स इंजरी, लेटर ऑन आप को आ जाती हैं चीज़ें करना। अच्छा, अब उसमें भी ये एक इशू आता है ना, अगर आपने यूट्यूब से देखे एंगल्स या आपने ट्रेनर के साथ भी किया है या आपने किसी सीनियर के साथ एक्सरसाइज की है, जिस दिन भी आप अकेले करोगे ना, एक साहब आएंगे यूं, यार ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो यार ये एंगल ठीक नहीं है, ये होता है। बिल्कुल होता है, हर बंदे का एंगल डिफरेंट है। बिल्कुल, उसकी रीज़न ये है ना क्योंकि हर बंदे की जो मसल इंसर्शंस हैं, जो जॉइंट्स और एंगल्स हैं वो डिफरेंट हैं। कोई बंदा भी किसी की भी एक बंदे की मसल इंसर्शन दूसरे के साथ सिमिलर नहीं है। किसी का बाजू लंबा होगा, किसी का बाजू छोटा होगा, किसी का जो पेल्विक बोन्स है वो बड़ी होंगी, किसी का कोर बड़ा होगा। सो इस वजह से एंगल्स डिफरेंट हो रहे होते हैं। सो आप ये नहीं कह सकते कि जो एंगल आप कर रहे हैं वो मैं भी करूँगा तो बिल्कुल ठीक होगा। आपकी बोन्स और आपके स्ट्रक्चर के हिसाब से प्रॉब्ली आपका एंगल थोड़ा सा वेरी कर रहा होगा मेरे से। ठीक है, बस लास्टली अगर कोई किसी फिटनेस ट्रेनर के साथ या इवन आपके साथ भी ऑनबोर्ड होता है किसी भी गोल के साथ, तो आपका नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन क्या होता है? 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने की, ये इसमें मैं आपका जो गोल है अचीव करवा दूंगा? बेसिकली जो मैं मिनिमम टाइम देता हूँ ना किसी भी क्लाइंट को, दैट इज 3 मंथ्स। ठीक है, 3 मंथ्स के अंदर आपको आइडिया हो जाता है कि व्हाट आर यू गेटिंग आउट ऑफ माय ट्रेनिंग, और आपको एक फिजिकल चेंज जो है ना वो फील होना शुरू हो जाती है। उसके बाद फील होना शुरू हो जाता है, नजर आना शुरू हो जाता है। फील होने का मतलब ये नजर आना शुरू हो जाता है आपको। मतलब अगर आपको एक बंदा देख रहा है जिसने आपको 3 महीने बाद देखा तो वो कहेगा कि यार हाँ ये बंदा वर्कआउट कर रहा है। ठीक है, तो उसके बाद जब आपका इनिशियल गोल अचीव हो गया, देन यू कैन लाइक राइट अनदर गोल कि मैं अब ये गोल मेरा अचीव हो गया, अब मैंने अगले गोल की तरफ शॉर्ट टर्म्स के साथ, प्लान्स के साथ। बिल्कुल ठीक है। बड़े गोल को अचीव करने का तरीका है ही कि शॉर्ट टर्म गोल्स रखो एंड तब वो बड़े गोल की तरफ एकदम नहीं आपने बटिस्टा बन जाना। बिल्कुल, एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे यारी, थैंक यू वेरी मच जनाब। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं अपने अगले मौजू के साथ। रहिए पीटीवी के साथ।
किस्से जो कभी बयां ना हुए, सकाफतें जो कभी आम ना हुई, कोहदश्त में छुपी दिलचस्प दास्तानें की है जिनकी परवरिश राज़दां फिजाओं ने। मैं हूं इरफान मलिक और मैं लेकर जाऊंगा आपको एक ऐसे सफर पे जहां मिलेंगी अनकही दास्तानें, तारीख के रंग दिलफरेब रहन सहन। सफर करेंगे हम बर्फज़ारों से नीलगुं पानियों तक और दिखाएंगे ऐसे मुकामात जो हैं वतन की पहचान, पहचान पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, अब बात करते हैं हांगकांग की। अगर हम एक जुमले में कहें कि हांगकांग की किस्मत का फैसला एक पाकिस्तानी के हाथ में, तो गलत ना होगा। भला कैसे, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। हांगकांग जहाँ की आबादी है 7.5 मिलियन और यहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव गवर्नर की अगर हम बात करें, उसके चुनाव की बात करें, तो उसको चुनने के लिए 1500 लोगों का एक ग्रुप बनता है, एक पूल बनता है, जो कि फिर वोटिंग के जरिए सिलेक्ट करते हैं अपने गवर्नर को। और उन 1500 लोगों में एक पाकिस्तानी शामिल हैं, पाकिस्तानी बिजनेसमैन है सईदुद्दीन साहब। और ये चीन और हांगकांग की जो हुकूमत है, इन्होंने गवर्नर के इंतखाब के लिए इनको 1500 लोगों में शामिल किया है। तो ये एक एजाज़ की बात इनके लिए। तो ये क्या प्रोसेस होता है, इस सब पर आज हम बात करेंगे। सईदुद्दीन साहब ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया फ्रॉम कराची। मुस्लिम कम्युनिटी की खिदमत के इतराफ में इनको हांगकांग हुकूमत 3 अवार्ड माशाल्लाह दे चुकी है। सईदुद्दीन साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बहुत बेहतर माशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सर, जानना चाहते हैं कि ये जो हांगकांग के गवर्नर के इंतखाब में आपका रोल रहेगा, ये पूरा प्रोसेस क्या होता है? ये 1500 लोग कैसे सिलेक्ट होते हैं और ये क्या सारा तरीकेकार होता है? पहले तो मैं पीटीवी और आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि अपने खैरात का इजहार करूँ। असल में वहाँ पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है और 150 इयर्स तक ब्रिटिश ने रूल किया हांगकांग को। तो उस ज़माने में कोई ये इलेक्शन और इस किस्म की कोई बात नहीं थी। कोई जो थी वो अपॉइंट करके अपने गवर्नर को भेजती थी जो वहाँ रूल करता था। तो जब 1997 1 जुलाई को ये आज़ाद हुआ, तो उसके बाद से इन्होंने ये सिलसिला शुरू किया कि कुछ उस ज़माने में पहली दफ़ा जो हुआ सिर्फ 900 आदमियों को सिलेक्ट किया इन्होंने, वो वोट देकर अपने गवर्नर को अपॉइंट करते थे। उसके बाद 1912 में पहली दफ़ा मुझे भी सिलेक्ट किया, वो थे 1200 आदमी 1912 में, और उन्होंने अपने गवर्नर को सिलेक्ट किया। उसके बाद 1917 में भी मैं कमेटी का मेंबर था। और हुसल है कि वहाँ कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं है। वहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं वो अपना ऐलान करते हैं कि भाई मैं भी कैंडिडेट हूँ जो इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। तो नॉर्मली ये होता है कि जहाँ चाइना की कुछ थोड़ी सी बैकिंग जिसको होती है वही सरवाइव करता है और वही इलेक्ट होता है। हमें थोड़ा सा इंडिकेशन होता है तो हम उनको वोट देते हैं। तो ये सिस्टम है। अब इस दफ़ा 2022 में मेरे अलावा एक और पाकिस्तानी भी हैं, मोहम्मद इलियास साहब, एक और पाकिस्तानी भी हैं जो हम दो ने उसमें मुस्लिम हमने वोट दिया उनको। और मिस्टर जॉन ली हमारे न्यू एग्जीक्यूटिव हैं, वो इलेक्ट हो गए अनअपोज। सही, ज़बरदस्त। सईदुद्दीन साहब, बहुत एजाज़ की बात है कि एक पाकिस्तानी का नाम उस कमेटी में शामिल हुए। इसके अलावा भी एक 36 मेंबर कमेटी, एक 24 मेंबर्स बॉडी जो है उसकी सिलेक्शन कमेटी में भी आप शामिल हैं। उसके बारे में भी बताइएगा। ये भी गवर्नमेंट ऑफ चाइना की तरफ से आपको एजाज़ दिया गया है ये? जी हाँ, असल में जी हाँ,
देखें इस दफ़ा उन्होंने इस इलेक्शन कमेटी को जो 1500 आदमी उन्होंने सेलेक्ट किए वो गवर्नमेंट ऑफ हांगकांग और गवर्नमेंट ऑफ चाइना की मर्ज़ी के साथ वो आदमी सेलेक्ट होते हैं। उनका बायोडाटा और उनकी पूरी बैकग्राउंड को वो चेक किया जाता है और उसके बाद फिर वो नॉमिनेशन करते हैं। तो ये हमारे साथ एक और मोहम्मद इलियास साहब हैं, एक और पाकिस्तानी जो इस साल वो भी इसमें शरीक थे। ये इस दफ़ा उन्होंने हमको ये भी अख्तियार दिया कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जिसे कि हम नेशनल असेंबली आप कह सकते हैं जैसे पाकिस्तान में है, उनमें ज़्यादातर लोग तो इलेक्ट होकर आए, लेकिन कुछ लोग उन्होंने कहा कि इनको आप जो हमारी कमेटी है वो इलेक्ट करके वहाँ भेजें। तो हमें नॉमिनेशन लोगों ने दिए और उसमें से हमने सेलेक्ट किए कुछ लोगों को और वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बने। इसी तरह से एक और ये 15 तारीख को हुआ, 18 तारीख को एक और हुआ। इसमें जो हमारे कुछ रिप्रेजेंटेटिव है जो चाइना गवर्नमेंट की जो कमेटीज़ है, जो नेशनल सिक्योरिटी को है और उनकी कांग्रेस है, उनकी CCNP है, उसमें इलेक्ट करना था। तो वो भी हमने इस दफ़ा हमारे ही 1500 आदमियों ने इलेक्ट करके उनको वहाँ नॉमिनेट कराया। बिल्कुल ठीक है। और सर ये तो सारा प्रोसेस हो गया कि किस तरह से आप वहाँ पे गवर्नर को सिलेक्ट करते हैं, इन कमेटीज़ की जो फॉर्मेशन है उसमें आपका रोल रहता है। आपने एक और साहब का नाम भी लिया। इसके अलावा सर जिस तरह हमने पहले भी जिक्र किया कि आपको माशाल्लाह 3 अवार्ड मिले हांगकांग की तरफ से मुस्लिम कम्युनिटी की खिदमात के एतराफ़ में, तो आप मुस्लिम कम्युनिटी के लिए वहाँ पर किन प्रोजेक्ट्स के साथ मुंसलिक हैं, किस तरह से आप सर्व कर रहे हैं कम्युनिटी को इन हांगकांग? थोड़ा सा मैं आपको अपना बैकग्राउंड बताऊं। मैं 1975 में माइग्रेट करके गया था फॉर बिजनेस पर्पस हांगकांग। उसके बाद 1976 में शायद मैंने पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ हांगकांग, वहाँ बड़ी जमात है पाकिस्तानियों की, उसको ज्वाइन किया और मुख्तलिफ़ ओहदों पे मैं काम करता रहा और 97 से 2004 तक उसका मैं प्रेसिडेंट रहा। इसी तरह से वहाँ एक इंटरनेशनल इस्लामिक सोसाइटी है, उसका भी मैं 2 दफ़ा प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ, एक 2000 में और 2007 में। इसी तरह से मेरी एक्टिविटीज़ जो है वो सोशल एक्टिविटी चलती रही। गवर्नमेंट जो है वो आपको अवार्ड इस तरह से देती है कि पहले उनको ये पता लगे कि ये आदमी अपनी कम्युनिटी के लिए या हांगकांग के लोगों के लिए क्या बेनिफिट देता है, क्या खिदमत अंजाम देता है। तो हमने मुसलमान की हैसियत से हमारी जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है उसको मैं रिप्रेजेंट करता था। तो वो सारी मसाजिद को और मुस्लिम सेमेट्री और मुस्लिम कम्युनिटी को देखभाल करते थे। तो उसके सिलसिले में हमारा लिंक गवर्नमेंट ऑफ हांगकांग से रहता था। तो गवर्नमेंट ऑफ हांगकांग ये वॉच करती है कि ये आदमी कितना मेहनती है और कितना सोशली इन्वॉल्व है कि अपनी कम्युनिटी के लिए क्या बेहतर करता है। तो वो फिर अपनी और उनकी कमेटियाँ होती है होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ होम अफेयर्स की, उसमें नॉमिनेट करते हैं। तो मैं उसमें 2 कम्युनिटी में उनमें भी नॉमिनेट था। तो इस तरह से मेरा एक उनसे साथ लिंक रहा। और 2003 में वहाँ पर SAR वो एक बीमारी थी जो बहुत शदीद कोविड से भी ज़्यादा उसका असर था, उसमें हमने बड़ा रोल प्ले किया। हमको कहा गया कि आप अपनी कम्युनिटी को एडवाइस करें, उनको गाइड करें कि इससे कैसे बचा जाए। तो सबसे पहले चूँकि हमारी गैदरिंग मसाजिद में बहुत ज़्यादा होती थी, उस पर गवर्नमेंट ने मुझे बुलाकर कहा। तो हम लोगों ने वहाँ पर अपने सफाई का बेहतरीन इंतज़ाम किया और उनको जाकर उनके जो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग थे उनको ला के दिखाया हमने कि भाई हम किस तरह सफाई करते हैं। तो बड़े सेटिस्फाई हो गए। तो ये एक काम है। दूसरा और मुख्तलिफ छोटे छोटे हमारी कम्युनिटी के काम होते हैं जो मैं आपको बयान नहीं कर सकता, लेकिन वो हमें करना होता है। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट वॉच करती रहती है। तो आपको सेलेक्ट करती है कि इस आदमी ने इस कम्युनिटी के लिए कितनी भलाई की है। तो वो 2003 में मुझे पहला अवार्ड मिला, वो था गोल्ड मेडल ऑफ ऑनर। ये मेडल ऑफ ऑनर मुझे 2003 में मिला। और उसके बाद दूसरा अवार्ड जो मिला वो 2011 में 2011 में ब्रॉन्ज बोहनिया स्टार उसका नाम है। और उसके बाद अभी 2022 में
ये भी बहुत एक लंबी कहानी है, लेकिन मैं ये बताऊं कि वो काफ़ी हमने स्ट्रगल किया और उसके बाद हमको ये मुझे अवार्ड मिला सिल्वर बोहनिया स्टार। ये 4th हाईएस्ट अवार्ड है हांगकांग का, और मुझे बड़ी खुशी है कि एक पाकिस्तानी होते हुए मुझे 3 अवार्ड मिले 20 साल, ये तकरीबन इसको 20 साल का अरसा हो गया ना, 2003 से लेकर 2022 तक 23 तक। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट्स आपकी सईदुद्दीन साहब। पाकिस्तान से दूर रहते हुए अपनी कम्युनिटी के लिए काम करना, फिर किसी दूसरे मुल्क में हुकूमत साजी के अमल के जो इंतखाब होता है उसमें अपनी जगह बनाना, ये कितना मुश्किल रहा? क्या चैलेंजेस आपने फेस किए, क्या क्या हर्डल्स आए, ये भी ज़रूर शेयर कीजिए। मुश्किलात तो कोई ज़्यादा नहीं थी, सिंपल ये था कि आपके काम को आप काम करें, वहाँ सिंसियरिटी देखिए वहाँ पर, और वहाँ का सिस्टम बड़ा एक अजीब व गरीब है। वहाँ आपको पुलिस डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, ये आपका होम अफेयर्स ब्यूरो है, ये सारे वॉच करते रहते हैं कि कौन आदमी कितना काम, हर सोसाइटी में लोग काम करते हैं, हम ही नहीं बल्कि और मज़ाहिब के लोग भी हैं और कम्युनिटी के लोग भी हैं, वो भी काम करते हैं, उन सब को अवार्ड मिलता है, लेकिन उसमें से सेलेक्ट किया जाता है कि इसका बैकग्राउंड क्या है, इसने क्या काम किया। तो ये दुनिया का हर एक ही दस्तूर है। तो उस सिलसिले में मैं चूँकि बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा हूँ और मुस्लिम कम्युनिटी को मैं रिप्रेजेंट करता रहा हूँ। एक हमारा वहाँ पर है द इनकॉर्पोरेटेड ट्रस्टीज़ ऑफ द इस्लामिक कम्युनिटी फंड ऑफ हांगकांग, जिसका मैं 2003 में चेयरमैन था, और अभी 13 जुलाई को उसका दोबारा इलेक्शन होगा जिसमें मैं अगेन चेयरमैन सेलेक्ट होऊंगा, क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा है कि पहले से ही बताते हैं कि ये ऑफिस बेयरर्स होंगे। तो वो जो बोर्ड है वो उसमें 7 ट्रस्टी हैं। 7 ट्रस्टी जो है वो 4 मुख्तलिफ एसोसिएशंस को रिप्रेजेंट करती हैं। पहले मैं पाकिस्तान नेशन को रिप्रेजेंट करता था, अब मैं इस्लामिक यूनियन ऑफ हांगकांग को करता हूँ। 2-2 मेंबर हर एक उसके होते हैं। उससे क्या, वो जो कमेटी है वो सारे मुसलमानों की अफेयर्स को देखती है, ख़ास तौर पर मसाजिद को। मसाजिद जो हैं, हमारे पास 5 मसाजिद हैं पूरे हांगकांग में और कोलून में। कोलून में एक मस्जिद है, कोलून मस्जिद जो दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट मस्जिद में शुमार होती है, और उसको हम मेंटेन करते हैं। इसी तरह से ये जब भी कभी गवर्नमेंट को और पुलिस को हम इनवाइट करते हैं मुख्तलिफ अदवार में, सबसे पहले हमने 2003 में मैंने शुरू किया था ये रमज़ान में। मैं सोचता था कि लोग कहते हैं कि यार आप भूखे रहते हैं, आप प्यासे रहते हैं, आपका ये क्या सिस्टम है। तो मुझे ख्याल आया कि मैं जब उस वक्त चेयरमैन था मैं, तो मैंने पुलिस डिपार्टमेंट को और होम अफेयर्स के सेक्रेटरी को स्पेशली इनवाइट किया कोलून मस्जिद में। तो वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ। वो आए, उन्होंने देखा वहाँ पीसफुल लोग तकरीबन 500-700 रहते हैं और ऊपर भी रहते हैं, तो टोटल 2000 आदमी रमज़ान अफ्तार करने के लिए बड़े इत्मीनान से, सुकून से बैठे होते हैं। उनको पहले ही सर्व किया जाता है। तो एक मैंने उनको इम्प्रेशन दिया कि हम भूखे प्यासे शोर नहीं करते, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, ये खाना वक्त पे हर चीज़ आती है और हम करते हैं, और फिर उसके बाद अपनी नमाज़ पढ़ते हैं। तो उसका वो जो सेक्रेटरी साहब थे उनको बहुत बड़ा उसका इम्पैक्ट हुआ और बड़े खुश हुए, और उन्होंने कहा कि मुझे हर साल बुलाएं आप। तो ये जो चीज़ें हैं ना, वो बड़ी छोटी छोटी चीज़ होती है लेकिन बहुत काम करती हैं। तो हमारी कम्युनिटी का इमेज बहुत बड़ा कि पाकिस्तान और मुस्लिम कम्युनिटी जो है, मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो बड़ी पीसफुल है और वहाँ बड़े सुकून से रहती है। और हमारी जो इंटेलिजेंस है, हमारी जो लोगों से इंटरकनेक्शन है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का है। और पुलिस डिपार्टमेंट से और होम अफेयर से ये सारी चीज़ें आपको काउंट करती हैं कि वो वॉच करते रहते हैं, वो देखते रहते हैं। अगर आपको उनको पता ही ना हो कि आप क्या कर रहे हैं तो वो तो यूज़लेस हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने सीखी वहाँ, और ये सब हम करते रहे।
बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आपने इसको एलेबरेट भी किया, अपने काम से मुतालिक भी बता दिया, हमें बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके भी। वन ऑफ दोस्त पाकिस्तानी को आपने 2 का जिक्र किया, आपके अलावा एक और जो कि उन 1500 लोगों में से जो कि यस मोहम्मद रियाज साहब जो कि सिलेक्ट करते हैं, तो ये बड़े एजाज़ की बात पाकिस्तान के लिए। बहुत शुक्रिया सर, साथ मौजूद थे और इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू करते नाजरीन। और इसी तरह हमारा वक्त हो गया ख़त्म, आपसे मुलाकात कल करेंगे अपने नए मेहमानों और नए मौज़ूआत के साथ। दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, ठंड ज़्यादा है तो एहतियात करें, हीटर्स कम से कम इस्तेमाल करने, गर्म कपड़े पहने, ब्लैंकेट्स का इस्तेमाल करें। वैसे भी हमारे रिसोर्स डिप्लीट हो रहे हैं, तो अगर हीटर ज़्यादा इस्तेमाल होगा, एक तो बिल और ऊपर से रिसोर्स का डिप्लीशन ये बहुत ज़्यादा होता है, प्लस वो आपके सेहत के लिए नुकसानदेह। ये हमारा लास्ट मैसेज था, कल मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।